एपिसोड 11 रफ एंड पैशनेट नाइट। मृत्युंजय जो अभी अभी टेरेस पर आया था वो उसे देखकर अपनी जगह पर रुक गया। वो मही ही थी जो सबसे बेखबर होकर बारिश में भीग रही थी। जरा जरा महकता है बहकाता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा महकता है बहकाता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। मृत्युंजय एक तरफ खड़े होकर उसे देखने लगा। बारिश के पानी की बूंदें उसके चेहरे पर होठों से गुजरते हुए गर्दन तक आ रही थी और गर्दन से होकर नीचे तक बह रही थी। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह गीले हो गए थे और उसके शरीर से चिपक गए थे। मृत्युंजय ने भी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मही जो बारिश को एंजॉय कर रही थी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ का एहसास हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोलकर मुड़कर देखा। मृत्युंजय को देखकर मही बोली, आप कब आए? तुझको सनम मेरी कसम दूर कहीं न जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। मृत्युंजय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नजर तो मही के भीगे होठों पर थी जिस पर बारिश की एक बूंद आकर ठहर गई थी। मृत्युंजय ने उसके गले पर चिपके बालों को पीछे किया, फिर ज्यादा देर न करते हुए मही को अपने करीब करते हुए उस बूंद के साथ मही को होठों को अपने होठों से जोड़ लिया। मही जो जवाब के इंतजार में थी वो मृत्युंजय के किस करने से हैरान रह गई। वहीं मृत्युंजय की बेचैनी और तड़प पल भर में शांत हो गई। वो कब से इन होठों के लिए तरस रहा था जैसे न जाने कितने सालों से प्यासा हो। मृत्युंजय की डिजायर मही को लेकर बढ़ती जा रही थी। वो उसे महसूस करना चाहता, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रात महसूस करता था। उसकी सिसकियां और उसके शरीर पर खुद को छून महसूस करना चाहता था वो। मही भी अब उसकी बाहों में पिघल चुकी थी। उसका हाथ उसकी शर्ट को और दूसरा उसके बालों में था। मृत्युंजय का भी एक हाथ मही की कमर से होता हुआ उसके पूरे शरीर में रेंग रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। हालांकि मही को किस करना नहीं आता था मगर फिर भी वो खुद को बहकने से रोक नहीं पा रही थी। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। मृत्युंजय कुछ देर बाद उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा और मही भी उसे देखने लगी। मृत्युंजय की इंटेंस नजरें मही को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने झट से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। तभी मृत्युंजय ने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया और कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। मही उसकी गोद में सिर झुकाए किसी छोटे बच्चे की तरह बैठी थी। उसके गाल और नाक लाल थी। मृत्युंजय ने मही को ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। शावर का पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लगा। मही गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी और मृत्युंजय वो तो अपनी नीली आंखों में इसे पाने का जुनून लिए देखता था। उसने मही को पीछे दीवार से लगाया तो मही कुछ कहने को हुई मगर उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा, शुश। मही घबराहट भरी नजरों के साथ मृत्युंजय को देख रही थी। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। उसका दिमाग उसे बहकने से रोक रहा था मगर उसका दिल पिघलता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मृत्युंजय को दूर कर दे या उसे करीब आने दे। इन सब में उलझी हुई मही ने आखिर सब वक्त पर छोड़ दिया और जो हो रहा था होने दिया। वही मृत्युंजय उसे अपनी जुनून और डोमिनेंट भरी नजरों से देख रहा था। वो उसके चेहरे की तरफ झुका और उसकी गर्दन को चूमने लगा। मही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक सिसकी के साथ अपने निचले होठ को दांतों के बीच दबा लिया। मृत्युंजय ने उसके सूट की स्लीव्स को नीचे किया और वहां पर अपने होठ फिराने लगा। मही ने मृत्युंजय की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसके होठ और उसकी बॉडी कांप रही थी। मृत्युंजय ने उसे अपने आगोश में भर रखा था और उसी के सहारे वो टिकी, वरना मृत्युंजय की हरकतों के बाद उसके पैरों में जान नहीं बची थी। मृत्युंजय भी गीला हो चुका था। उसके बाल उसके माथे पर आ चुके थे और उसकी बिल्ड बॉडी शर्ट में साफ नजर आ रही थी। वो एक ऐसा शख्स था जिसे किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए चेहरे की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ अपनी बॉडी से हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता था। लाखों लड़कियों का ख्वाब था वो जो हकीकत कभी नहीं बन सकता क्योंकि मृत्युंजय उस सूरज की तरह था जिसे न तो हर कोई देखने की हिम्मत कर सकता था और न ही पास जाने की। मेरी खुली खुली लतों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इस ख्वाहिश में। मृत्युंजय ने मही के सूट के पीछे की डोरियों को तोड़ दिया था, इसलिए वो सूट उसके कंधे से ढीले हो गए थे। उसका दुपट्टा तो पहले ही उसके पास नहीं था। मृत्युंजय के हाथ उसके पूरी बॉडी को सहला रहे थे जिस वजह से मही का चेहरा लाल से गुलाबी हो गया था। उसके पूरे चेहरे पर शर्म से भरी गुलाब जैसी रंगत छाई हुई थी। कुछ देर बाद बाथरूम में दोनों के कपड़े एक साइड पड़े थे और वो दोनों अब भी शावर के पानी के नीचे खड़े थे। मृत्युंजय के आगे मही का सिर्फ लाल चेहरा ही नजर आ रहा था। उसकी आंखें अब भी बंद थी और उसके दोनों हाथ मृत्युंजय की नेक पीठ पर थे। लगभग 1 घंटे बाद मृत्युंजय एक व्हाइट कलर का बाथरोब पहनकर बाहर आया। वो एक टॉवल से अपना सर पोंछ रहा था। उसके पीछे मही भी बाहर आई। उसने भी एक पिंक कलर का बाथरोब पहनी हुई थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था क्योंकि वो मृत्युंजय को फेस नहीं कर पा रही थी। मही बाथरूम से निकलकर सीधा क्लोजेट में जाने को हुई तो मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ में टॉवल पकड़ा कर खुद सोफे पर बैठ गया और अपने फोन में कुछ चेक करने लगा।
मही ने टॉवल को देखा, फिर वो छोटे छोटे कदमों के साथ उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसके बालों को पोंछने लगी। मृत्युंजय ने भी अपना फोन साइड में रख दिया और उसे देखने लगा। उसके बालों को पोंछने के बाद मही वहाँ से जाने को हुई तो मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़कर उससे कहा। इस पर मही ने कहा, वो कपड़े बदलने। मृत्युंजय ये सुनकर भी उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके कमर में हाथ डालकर उसे सोफे पर लेटा दिया। मृत्युंजय मही के चेहरे की तरफ झुककर बोला, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी उतरने वाला है। कहते हुए उसने बाथरोब की नोट को खोल दिया। मही उसे हैरानी से देखने लगी, फिर मृत्युंजय उससे दूर हुआ और अपने बाथरोब को भी उतार दिया। मही ने उसे दपे की मात्रा खाकर अपना चेहरा फेर लिया। मृत्युंजय ने उसके ऊपर झुकते हुए एक स्नैप किया तो पूरे रूम में डिम लाइट जलने लगी। तभी उसने सोफे के पास लगे एक बटन को प्रेस किया, जिससे वो सोफा एक मिनी बैग की तरह हो गया। मही ये सब देखकर शॉक रह गई। उसने हैरानी से मृत्युंजय को देखा, जो उसे ही अपनी गहरी और इंटेंस नजरों से देख रहा था। उसने मही के दोनों हाथों को उंगलियों में अपनी उंगलियों को मिलाया और उन पर अपनी पकड़ को कस दिया तो मही ने दर्द से एक आह भरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब मृत्युंजय ने उसके दोनों हाथों को सिर के ऊपर की तरफ पिन किया तो मही ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसके पलकें गीली हो चुकी थी। उसने अपनी पलकें फड़फड़ा कर उसे देखा। सर्दी की रातों को हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, न कोई भी रहे इस घर में। वो दोनों एक सफेद ब्लैंकेट में उस सोफे पर एक दूसरे में खोए हुए थे। मही मृत्युंजय के छूने से रह रहकर कांप रही थी। वही मृत्युंजय बार बार उसे कहीं न कहीं छुए जा रहा था, कभी उसकी कमर के पास, कभी उसके नावेल के पास। मही ने तड़पते हुए धीमी आवाज में कहा, प्लीज मत कीजिए। आह। मृत्युंजय ने न करने पर उसके गले के पास बाइट कर लिया और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस वक्त वो सॉफ्ट बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो उसके साथ काफी रफ और हार्डली पेश आ रहा था, जैसे उसे सजा दे रहा हो। धीरे धीरे उनकी एक पैशनेट किस में बदल गई। मृत्युंजय मही के ऊपर झुका हुआ था, उसके पैरों के बीच मही के नाजुक पैर दब चुके थे। वो उसकी पूरी बॉडी पर अपनी जुनूनियत के निशान छोड़ रहा था। जरा जरा महकता है, बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। बाहर बारिश को वजह से आज काफी सर्द मौसम था, मगर उन दोनों के कमरे के अंदर का माहौल गर्म था। कमरे में मही की तेज चलती सांसों की आवाज थी, जो मृत्युंजय के जुनून से भरे पैशन और वो मही के साथ कितना रफ था ये बता रही थी। अगली सुबह मृत्युंजय और मही दोनों सोफे पर सो रहे थे। मही ब्लैंकेट में छुपी हुई थी, उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मृत्युंजय ने उसे अपने हाथों और ब्लैंकेट के बीच कुछ ऐसे ही छुपा रखा था। नींद से जागने के बाद मही ने ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटाया और अपनी पलकें फड़फड़ा कर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर मृत्युंजय पर गई, जिसकी आंखें बंद थी। वो सो रहा था या जग रहा था ये कहना मुश्किल था। मृत्युंजय को देखते ही उसके जहन में कल की सारी यादें ताज़ा हो गई। उसने अपनी नजरें उससे चुरा ली और दूसरी तरफ देखते हुए उठ गई। मही उठ तो गई थी, लेकिन अभी भी वो ब्लैंकेट में ही थी, क्योंकि उसका बाथरोब मृत्युंजय के साइड जमीन पर गिरा था, जिसे उठाने में मही हिचकिचा रही थी। कुछ सोचकर उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए अपना बाथरोब उठाने की कोशिश की और वो हाथ में आ भी गया, मगर तभी उसका दूसरा हाथ, जिससे वो मृत्युंजय और खुद के बीच दूरी बनाई थी, मुड़ गया और मही मृत्युंजय के ऊपर जा गिरी। उसका चेहरा मृत्युंजय के गर्दन के पास था और दोनों हाथ साइड में थे। मही ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और मृत्युंजय को देखा, जो अपनी नीली शक्त आंखों से उसे देख रहा था। मृत्युंजय को देखते ही उसकी सांस ही अटक गई। वो जल्दी से उसके ऊपर से हटने लगी। तभी मृत्युंजय ने उसे अपनी कमर से पकड़ लिया और अपने नीचे कर लिया, फिर और उसके होठों पर अपने अंगूठे को फिराते हुए कहा, क्या कर रही थी तुम? इस पर मही बोली, वो मैं तो अपना बाथरोब उठा रही थी, जिसे आपने ही उधर फेंका था। मृत्युंजय ने उसके गले पर अपने निशानों को देखते हुए कहा, हम। फिर वो उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। उसने नीचे ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना था। मही भी उठकर बैठ गई और अपने चारों तरफ ब्लैंकेट को लपेट लिया। तभी मृत्युंजय ने 2 उंगलियों से उसके चेहरे को पकड़ लिया, फिर उसके होठ पर अपने होठ रख किस करने लगा और थोड़ी देर बाद उसके होठों को छोड़कर उससे बोला, आइंदा तुम अगर मुझे कमरे नजर नहीं आए बीबी, तो इसकी सजा तुम्हें रात भर बेड पर चुकानी पड़ेगी। फिर चाहे तुम कितना भी क्यों न रो लो और गिड़गिड़ा लो, मैं तुझे आसानी नहीं छोड़ूंगा, अंडरस्टैंड? ये कहकर वो वहां से चला गया। वहीं ये सुनकर मही का चेहरा लाल हो गया। वो जानती थी कि मृत्युंजय कल रात की बात कर रहा है, जब वो उसे रोते हुए रुकने के लिए कह रही थी। मही ने अपनी आंखें बंद करी और ब्लैंकेट में ही अपना चेहरा छुपा लिया। आदि और अक्षय के कमरे में वो दोनों अब तक सो रहे थे। तभी शालिनी जी उनके कमरे में आए और बोली, आदि, अक्षय उठो। आदि और अक्षय दोनों में से एक भी अपनी जगह से नहीं हिला। तभी शालिनी जी ने कहा, ठीक है मत उठो, मैं मृत्युंजय को बुलाकर लाती हूँ, अब वही तुम्हें उठाएगा। मृत्युंजय का नाम सुनकर वो दोनों ही उठकर बैठ गए और आदि ने कहा, नहीं,
नहीं मॉम, आप भाई को नहीं बुलाएंगी? आपको नहीं पता कल उन्होंने हमसे कितना काम कराया है? अक्षय बोला, हाँ मॉम, हम बेचारे जिसने कभी काम देखा भी नहीं, कल उन्होंने कितना ज्यादा काम किया पता भी है आपको? उन दोनों को बातें सुनकर शालिनी जी को गुस्सा आ गया। वो बोली, तो क्या हो गया, उसने जो किया बिल्कुल सही किया। तुम दोनों पूरे दिन घर पर पड़े रहते हो, अच्छा ही होगा कि तुम दोनों ऑफिस जाओ। मृत्युंजय ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मेरे सामने चालाक बनने की कोशिश तो करना भी मत। शालिनी जी की बात सुनकर उन दोनों का मुंह बन गया। वो जानते थे कि इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो मृत्युंजय के खिलाफ जाए, इसलिए फिलहाल तो उन्हें मृत्युंजय नाम को तलवार से कोई नहीं बचा सकता। वो दोनों लटके हुए चेहरों के साथ बाथरूम की तरफ चले गए। शालिनी जी अपना सिर हिलाते हुए उन दोनों के कमरे से नीचे की तरफ आने लगी। तभी उसे मही नजर आई जो मंदिर से किचन की तरफ जा रही थी। किचन में मही साड़ी के पल्लू को अपने कमर में अटका कर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। वहीं पीछे खड़े नामचीन सैफ बस उसे देखे जा रहे थे। उनमें से एक सैफ ने कहा, मैडम आप ये सब रहने दीजिए, ये हम कर लेंगे, आप सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए। इस पर मही ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना। तभी एक दूसरा सैफ बोला, लेकिन मैडम ये आपका काम नहीं है ये तो। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी बात काटने की? ये शालिनी जी थी जो किचन के अंदर आ चुकी थी। उन्होंने उस सैफ को देखते हुए कहा, एक बात भूलो मत कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, जानते जो ये बात मृत्युंजय को पता चली तो क्या होगा? मृत्युंजय का नाम सुनकर वो सारे सैफ डर गए। उनमें से किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। तभी शालिनी जी ने आगे कहा, वो जो कर रही है उसे करने दो, वैसे भी घर में सबको अब उसके हाथ का खाना पसंद है। इतना कहकर वो मही को एक नजर देख के वहाँ से चली गई। वही मही उन्हें हैरानी से देखने लगी। फिर उन सैफ को जो अब भी डरे हुए थे, मही ने कुछ कहना ठीक न समझा और चुपचाप अपना काम करने लगी। एपिसोड 12 यू विल स्टे अवे फ्रॉम अदर मेन अंडरस्टैंड। सुबह का वक्त शालिनी जब किचन से बाहर आती तो उसे निर्मल जी मिल गई जो उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। दरअसल वो किचन में जो हुआ वो सब देख चुकी थी और उसे मही की तरफदारी करता देख उनके होठों से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। शालिनी जी निर्मल जो को मुस्कुराता देख बोली, अब आप क्यों मुस्कुरा रही है? इस पर निर्मल बोली, देख रही हूँ को कुछ ही सही मगर तुम्हारी नाराजगी कम तो हुई। इस पर शालिनी बोली, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो मीरानी खानदान की बहू है, उसकी रिपोर्टेशन से हम सबकी रिपोर्टेशन जुड़ी है और दूसरी बात इसकी वजह से वो संजना हमारे मृत्युंजय की जिंदगी में नहीं आए, इसलिए मैं खुश थी, दैट्स इट। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। वही निर्मल उसे जाता देख मुस्कुरा कर बोली, अगर तुम सीधे सीधे ये कह देती कि तुमने उसे अपना लिया है तो भी मैं कुछ नहीं कहती। निर्मल शालिनी जी को बहुत अच्छे से जानती। वो जुबान से कड़वी थी मगर अपनी फैमिली के लिए हमेशा एक ढाल बनकर खड़ी रहती थी। खासकर मृत्युंजय से उन्हें बहुत लगाव था, वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो घर में सिर्फ उन्हें छोड़कर और किसी की भी बात काट सकती थी। एक निर्मल जी ही ऐसी शख्स थी जो उनसे कुछ भी करवा सकती थी और एक मृत्युंजय, खैर उसकी तो बात ही अलग थी क्योंकि उसकी बात तो कोई भी नहीं काटता था। थोड़ी देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस चले गए थे। आज का दिन भी हमेशा की तरह निकल गया। मही को करने के लिए कुछ खास नहीं था इसलिए उसने कुछ कुकीज बना ली। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल था। मृत्युंजय की दी हुई पनिशमेंट के बाद मही रात के वक्त कमरे से निकलने की गलती नहीं करती थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मृत्युंजय मही को छोड़ देता था, नहीं, वो उसे हर रात परेशान करता था। अब तो जैसे उसकी आदत पड़ चुकी थी, वो जब तक मही को अपनी बाहों में नहीं भरता था तब तक उसे नींद नहीं आती थी। हाँ, इन 2 दिनों में एक बात और हुई थी और वो ये कि ईशा की शादी वाली खबर सबके सामने आ चुकी थी। भले ही मीडिया को इस बात को खबर नहीं थी मगर रोज कैसल में हर कोई ये बात जान चुका था कि शुभ सच कह रहा था। उन सबको इस बात का गुस्सा भी था कि ईशा ने इतना बड़ा झूठ बोला। निर्मल खुद को मही का गुनहगार समझ रही थी मगर मही के मन में किसी के लिए कोई भी गलत फीलिंग नहीं थी। हाँ, वो अपने भाई के लिए दुखी थी लेकिन फिर भी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकती थी। अब ये मही के एथिक्स थे या फिर उसकी परवरिश ये तो वो जाने, लेकिन ये सच था कि वो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकती थी। फिर चाहे कोई उसके साथ लाख गलत कर दे, वो उस बात एक रात को तरह भुला देती थी क्योंकि उसका मानना था कि इंसान गलत नहीं होता बल्कि हालात जिम्मेदार होते हैं। एरोन रिसर्च लैब ये एक बहुत फेमस लैब थी जहां बहुत सारे डॉक्टर्स साइंस टेस्ट काम करते थे। यहाँ बहुत ज्यादा शांति थी। इस लैब के एक फ्लोर पर काले कपड़े पहने बहुत से गार्ड खड़े थे और ये सारे गार्ड एक लास्ट वाले कमरे तक लाइन से खड़े थे।
इस आखिर के कमरे का माहौल बहुत टेंशन भरा था। उस कमरे में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। पहला संजय, दूसरा मृत्युंजय जो चेयर पर बैठा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, मगर फिर भी ये नॉर्मल एक्सप्रेशन हर किसी के लिए परेशानी की वजह बने हुए थे। इस कमरे में मौजूद चौथा इंसान ठीक मृत्युंजय के सामने बैठा था, जिनका नाम था अशोक एरोन। अशोक एरोन एक फेमस साइकियाट्रिस्ट थे। उनका नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत रिस्पेक्ट से लिया था। उन्होंने आज तक न जाने कितने ही लोगों का इलाज किया है और हमेशा सक्सेस ही मिली है, मगर सिर्फ एक शख्स उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था, जिसे वो आज तक ठीक नहीं कर पाए, और वो था मृत्युंजय, जिसे वो आज तक ठीक नहीं कर पा रहे थे। उसकी एडिक्टेड पर्सनैलिटी ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। मिस्टर एरोन ने मृत्युंजय से कहा, मृत्युंजय, तुम्हें अपनी लत को काबू करना होगा। इसका तुम पर हावी होना ठीक नहीं है, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो बड़ी मुश्किल से इन चंद शब्दों को अपने गले से निकाल पा रहे थे। उन्हें मृत्युंजय से सबसे ज्यादा डर लगता था। ऐसा नहीं था कि मृत्युंजय उन्हें डराता था, बल्कि वो तो अक्सर उनके सामने शांत ही रहता था, मगर फिर भी डॉक्टर एरोन खुद को घबराने से खुद को रोक नहीं पाते थे। और इसमें उन्हें सबसे ज्यादा डर मृत्युंजय की नीली आंखों से लगता था, जैसे वो आंखें उन्हें खाने के लिए तैयार बैठी हो। हालांकि वो कोई पहले शख्स नहीं थे उनकी तरह, और भी लोग मृत्युंजय की आंखों में देखकर बोल नहीं पाते थे सिवाय मही के। हाँ, उससे डर तो लगता था, लेकिन उस डर में भी वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे अपनी बात कह देती थी। मृत्युंजय ने अपनी शांत आवाज में कहा, ओके डॉक्टर। इतना कहकर मृत्युंजय ने अपनी नजरें उनसे हटा ली, और ये देखकर मिस्टर एरोन ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी ने उनकी गर्दन से तलवार हटा दी हो। उनकी हालत देखकर संजय को हंसी आ रही थी, मगर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके बैठा था। जब मिस्टर एरोन ने संजय को हंसते हुए देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने उससे सख्त लहजे में पूछा, अब तुम बताओ, कब शादी कर रहे हो? कोई लड़की पसंद आई या नहीं? शादी के बारे में सुनकर संजय की हंसी गायब ही हो गई। वो उन्हें घूरते हुए बोला, मिस्टर एरोन, न तो ये घर है और न ही मैं अभी आपका बेटा हूँ। यहाँ मैं एक बिजनेस पार्टनर को हैसियत से आया हूँ। इस पर मिस्टर एरोन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, चुप करो नालायक, देखो अपने दोस्त को, उसने शादी भी कर ली और एक तुम ही जो अभी तक कुंवारे ही घूम रहे हो। फिर वो मृत्युंजय से बोले, मृत्युंजय, अब तुम ही उसे समझाओ, और हाँ, तुम भी कभी घर पर आओ अपनी वाइफ को लेकर, या फिर हमें ही बुला लो। वैसे हमने सुना है तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, आखिर हम भी तो देखें। कहते कहते उनकी बातें गले में अटक कर रह गई, क्योंकि मृत्युंजय अपनी नजरें उठाकर उन्हें देखने लगा। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तब बुला लेना। अच्छा, अब मुझे एक जरूरी काम है। इतना कहकर वो जल्दी से उस रूम से बाहर आ गए और एक गहरी सांस लेकर बोले, पता नहीं इसको बीवी कैसे झेलती होगी बेचारी। कुछ देर बाद मृत्युंजय और संजय वहां से वॉकएफ के लिए निकल गए। शाम का वक्त, अक्षय और आदि दोनों आकर सोफे पर बैठ गए। उनकी हालत इस वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन दोनों के चेहरे लटके हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। इन 2 दिनों में उनसे मृत्युंजय ने बहुत काम कराया था, और सिर्फ उनसे ही नहीं बल्कि अनिकेत का भी यही हाल था। वो तीनों ये सोच रहे थे कि पनिशमेंट न कहकर तो इतना काम कराया, अगर पनिशमेंट दी होती तो कितना काम करना पड़ता। मही किचन से बाहर आकर उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या हुआ आप दोनों को, आप ठीक तो है न? इस पर आदि और अक्षय उससे बोले, पूछिए मत भाभी, आपके पति ने काम करवा करवा के हमारी गधे से भी बुरी हालत कर दी है। उन्हें हम मासूमों पर जरा भी तरस नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। मही उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुराने लगी, फिर 2 गिलास में पानी लाकर उन दोनों को देकर बोली, तो आप मना कर दीजिए कि आप इतना काम नहीं कर सकते। इस पर आदि पानी पीकर बोला, आप नहीं जानती, उन्हें बहुत खड़ूस है भाई, अगर न कहा तो रात भर काम करने की पनिशमेंट दे देंगे। ठीक उसी वक्त विवान भी वहां आ गया। उसने उन दोनों की बात सुन ली। वो वहां आकर बोला, इन दोनों को बातों पर यकीन मत करो मही, ये दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। मही विवान को देखकर उसके लिए पानी ले आई। विवान ने इसके हाथ से गिलास लेकर थैंक यू कहा, फिर वही सोफे पर बैठकर पानी पीने लगा। वही आदि और अक्षय विवान को मुंह बनाकर देख रहे थे। तभी मही उन दोनों को देखकर बोली, अच्छा अब आप दोनों फ्रेश होकर आए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आज सब कुछ आप दोनों की पसंद का बनाया है। मही की बात सुनकर उन दोनों की आंखों में चमक आ गई। वो दोनों मही को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी है, एक आप ही को हम बेचारों का दुख समझती है। इससे पहले कि मही कुछ बोलती, किसी की भारी और कठोर आवाज हॉल में गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ पर? आदि और अक्षय तो ये आवाज सुनकर स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो गए। वही मही और विवान भी उस तरफ देखने लगे। मृत्युंजय उन सब के पास आकर उन तीनों के बीच में खड़ा हो गया। वो आदि और अक्षय को अपनी सर्द नीली आंखों से देख रहा था। वही आदि और अक्षय दोनों ही बड़ी मुश्किल से अपने पैर जमीन पर जमाते हुए खड़े थे। मृत्युंजय उन दोनों को देखकर बोला, दिन के बाद तुम दोनों मेरे स्टडी रूम में आओगे, अंडरस्टैंड?
इस पर आदि और अक्षय ने जल्दी जल्दी अपना सिर हाँ में हिला दिया। इधर विवान होठों पर दबी सी हंसी लिए उन दोनों को देख रहा था। वो जानता था कि ये सब मही को गले लगाने का अंजाम है। मृत्युंजय अपनी चीजों को अपने भाइयों से भी शेयर नहीं करता था। ऐसा नहीं था वो उनसे प्यार नहीं करता था, वो अपनी फैमिली को बहुत मानता था, मगर फिर भी अपनी चीजों को लेकर उसकी पॉजिटिवनेस ही अलग थी। मृत्युंजय की बात खत्म हुई तभी मही उसके लिए पानी का गिलास ले आई। मृत्युंजय ने पानी ले लिया और उन दोनों पर अपनी जानलेवा नजरें गड़ाते हुए पीने लगा। तभी मही ने उन दोनों से कहा, अरे आप दोनों अभी तक ऐसे ही खड़े हैं, जाए फ्रेश होकर आ जाए। मही की बातों सुनकर तो जैसे उन दोनों के पैरों में जान आ गई हो, वो दोनों भागते हुए अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। पीछे विवान और मही उन्हें जाता देख मुस्कुरा दिए। फिर मही ने विवान से कहा, विवान भैया आप फ्रेश होकर नीचे आ जाए, पापा और चाचू भी आते होंगे। विवान अपना सिर हिलाकर चला गया। उसके जाने के बाद उसके मृत्युंजय को देखा जो उसे ही अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। मही एक पल के लिए उसकी आंखें देखकर घबरा गई और कुछ कहने को हुई उससे पहले ही मृत्युंजय उसे अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस पर मही घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए प्लीज। मृत्युंजय ने उसकी बात सुनकर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसे कमरे में ले आया और उसे नीचे उतारकर अपना कोट उतारने लगा। मही ने एक गहरी सांस लेकर दबे कदमों के साथ कमरे से बाहर जाने लगी तो मृत्युंजय ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया और उस पर अपनी सर्द नजरें गड़ा ली। मही घबराकर उसे देखने लगी। तभी मृत्युंजय ने अपनी सख्त आवाज में कहा, लगता है तुम अपने काम भूल गई हो। मही जानती थी कि मृत्युंजय किस काम के बारे में बात कर रहा था। वो उसके गले से टाई निकालने लगी। मृत्युंजय अब भी इसे घूरे जा रहा था। मही उसकी टाई निकालकर साइड हटने लगी। तभी मृत्युंजय ने दोबारा उसे दीवार से लगा दिया और उसकी साड़ी के पल्लू को खींचकर निकालते हुए बोला, चेंज दिस। इस पर मही की आंखें बड़ी हो गई। वो एक हाथ से अपना पल्लू पकड़ते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं, मुझे कोई कपड़े चेंज नहीं करने। ये सुनकर मृत्युंजय ने पल्लू को खींचते हुए मही को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, या तो इसे तुम बदलोगी या मैं, चॉइस इज योर बीबी। इस पर मही उसे नाराजगी से देखने लगी और बोली, ठीक है छोड़िए, मैं बदल दूंगी। इतना कहकर उसने साड़ी को उठाकर अपने कंधे पर डाला, फिर क्लोजेट की तरफ चली गई। मृत्युंजय उसे जाता देख घूरता रहा, फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। वही क्लोजेट में मही को उसकी हरकत समझ में नहीं आई। वो एक साड़ी निकालकर उसे पहनते हुए बोली, आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है, चाहते क्या है मुझसे? था इन्हें बीबी की नहीं बल्कि गुलाम की जरूरत है, जो हमेशा इनके सामने सिर झुकाकर खड़ी रहे। उसने एक ब्लू कलर की साड़ी पहन ली। अब वो मिरर में देखते हुए ही अपनी ब्लाउज की डोरी बांधने लगी, मगर उससे बंध नहीं रही थी। तभी मृत्युंजय वॉशरूम से बाहर आया। वो भी मिरर के सामने जाकर खड़ा होकर अपने बालों को टॉवल से सुखाने लगा। मही ने उसे देखा और कहा, मेरी डोरियां बांध देंगे, मुझसे हो नहीं रहा। मृत्युंजय ने अभी एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। उसने मही की बात सुनकर टॉवल को सोफे पर फेंका, फिर उसके नजदीक जाकर उसकी डोरियां बांधने लगा। मही का ध्यान इस वक्त नीचे जाने पर था, इसलिए उसने मृत्युंजय के टच को अभी इग्नोर किया। वही मृत्युंजय डोरियां बांधने के बाद उसके आसपास दोनों तरफ हाथ रखकर खड़ा हो गया और मही के गर्दन पर अपने होंठ रखकर वहां किस करने लगा। तो मही ने उसकी तरफ घूमते हुए और उसे खुद से दूर करते हुए कहा, हमें नीचे जाना है, डिनर का टाइम हो रहा है। इस पर मृत्युंजय ने उसके दोनों हाथों को जो उसके सीने पर रखे हुए थे हटाकर पीछे किया और उसकी कमर को पकड़कर उसके गले पर बाइट करने लगा। मही के मुंह से आह निकल गई। उसने अपने दांत जमाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन दोनों को गले लगाने की? इस पर मही हैरानी से बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमने सिर्फ नॉर्मली हक किया था और वो दोनों तो मेरे भाई जैसे हैं, आप कैसे? इस पर मृत्युंजय गुस्से से बोला, भाई जैसे हो या तुम्हारा भाई ही क्यों न, तुम किसी को गले नहीं लगा सकती। यू विल स्टे अवे फ्रॉम अदर मेन, अंडरस्टैंड। इस पर मही उसे अजीब तरह से देखते हुए बोली, क्या आप पागल हो गए हैं? इस पर मृत्युंजय बोला, पागल ही तो नहीं हुआ हूँ और कोशिश करना कि तुम्हारे सामने मेरा पागलपन बाहर आए भी न, वरना तुम जानती भी नहीं हो बीबी की मेरा पागलपन तुम्हें किस हद तक तबाह कर सकता। ये कहते हुए मृत्युंजय उसकी कमर को दबा रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त एक कुछ तो अजीब था तो कि छुपा हुआ था। उसने अपनी बाइट वाली जगह पर किस किया, फिर उसकी गले पर अपने होंठ फिराने लगा। मही की सांसें उसकी इस हरकत पर तेज हो गई थी। उसने मुश्किल से अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, इससे ज्यादा भी कुछ बाकी रह गया है क्या? इस पर मृत्युंजय ने उसे देखा, फिर उसके होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए कहा, गहरी आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बीबी, आगाह कर रहा हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर आ गया। वही मही मुंह बनाते हुए खुद को मिरर में देखकर ठीक करने लगी। एपिसोड 13 ब्लड रोमांस। मही जब नीचे आए तो उसे बीच में ही शालिनी जी मिल गई। वो उसे देखकर बोली, तुम सुबह कुछ और पहनी थी ना, फिर चेंज क्यों की?
मही उनका सवाल सुनकर हड़बड़ा गई, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी वहां निर्मल जी आ गई। उन्होंने शालिनी जी की बात सुन ली थी। वो शालिनी से बोली, शालू अब तुम सवाल जवाब ही करती रहोगी या फिर डिनर के लिए भी चलोगी? निर्मल जी के टोकने पर वो उनके साथ वहां से चली गई। यहाँ मही उनके जाते ही गहरी सांस लेते हुए बोली, बच गई, मगर कब तक? अगर डाइनिंग टेबल पर किसी ने कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी? ये सोचते हुए मही को मृत्युंजय पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या फायदा, मृत्युंजय उससे भी ज्यादा गुस्से वाला है, इसलिए उस पर मही के गुस्से का असर तो होने से रहा। मही बेचारी परेशान होती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई। टेबल पर सब मौजूद थे, हमेशा की तरह। दोनों हेड चेयर पर देवराज और मृत्युंजय बैठे हुए थे और बाकी सब अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। यहाँ पर दो लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, क्योंकि पहला तो उनकी मनपसंद खाना बना था और दूसरा मही के हाथों का। खाना खाते हुए राजेंद्र जी बोले, वही वाह, आज तो सारा खाना आदि और अक्षय की पसंद का बना है। इस पर देवराज जी बोले, अरे इतनी मेहनत से काम जो कर रही आजकल उसी का रिवॉर्ड है, क्यों मही? उनकी बात सुनकर मही मुस्कुरा दी। तभी आदि बोला, डैड कम से कम खाना तो खाने दीजिए, भाभी ने कितनी मेहनत से हमारे लिए बनाया है, उसी बाद आप सवाल जवाब कर लेना। आदि की बात सुनकर विवान ने उसके सर पर हल्के से मार दिया और खाने की तरफ इशारा कर दिया। वही मृत्युंजय उसकी बात सुनकर अपना खाना बंद कर चुका था। वो उसने अपनी सख्त नजरों से मही को देखा, जो आदि की बातों पर मुस्कुरा रही थी। ये देखते हुए उसने हाथ में पकड़ी चम्मच को वापस प्लेट में रखा, फिर अपनी चेयर से खड़ा होकर मही से के चेहरे को अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर अपनी तरफ किया और अपनी सख्त नजरों से देखते हुए कहा, आज के बाद तुम किचन में कदम भी नहीं रखोगी। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। वही मही तो उसके कहने पर शॉक्ड होकर उसे देखती रही। फिर उसने अपनी तिरछी नजरों से सबको देखा, जो खामोशी से प्लेट पर खाने पर ध्यान लगाए धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। मही ने अपनी नजरें फेर ली और वहां से उठते हुए बोली, मेरा हो गया, गुड नाइट, और जल्दी से वहां से अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही सब हंस दिए, लेकिन शालिनी जी प्लेट अपने खाने की तरफ देखती रही। हालांकि उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। रात के वक्त मही अपने कपड़े चेंज करके बालकनी की तरफ चली गई, जहां मृत्युंजय खड़ा था। उसके होठों के बीच सिगरेट रखी थी। मही ने उसकी सिगरेट को देखकर मुंह बिगाड़ा, फिर उसके पास आकर कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मृत्युंजय ने उसे एक नजर देखा, फिर वहां पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा, बोलो। मही ने अपने दुपट्टे में एक उंगली को उलझाते हुए कहा, आपने कहा था कि अगर मेरा भाई निर्दोष निकला तो आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे। मृत्युंजय गहरी नजरों से उसे देखने लगा, जैसे उसके मन में चल रही बातों को जान सके। मही ने आगे कहा, मेरी भी एक ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि आप आदि और अक्षय से इतना काम न कराए। वो दोनों अभी बच्चे हैं और आदि का तो कॉलेज भी होता है, आप उसे तो ऑफिस लेकर न जाए। मही की बात सुनकर मृत्युंजय कुछ पल उसे देखा, फिर कहा, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? इस पर मही ने हैरानी से अपना सिर उठाकर उसे देखा और कहा, मगर आपने कहा था कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। इस पर मृत्युंजय खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दुनिया की प्रॉब्लम को तुम अपनी ख्वाहिश बनाकर मुझसे पूरी करवाओगी। इस पर मही ने धीरे से कहा, लेकिन वो तो आपके ही भाई है ना? इस पर मृत्युंजय ने कहा, सही कहा, वो मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ क्या करता हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर, इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरे भाई और उनके मामलों से दूर रहो। मही को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, आपके भाई मेरे भी कुछ लगते हैं। मही को खुद की बात न मानता देखकर मृत्युंजय ने गुस्से से उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते, तुम्हारा सिर्फ मुझसे रिश्ता है, वो भी कुछ महीनों का। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। मृत्युंजय की बातें मही के दिल में चाकू की तरह वार कर रही थी। वो उसे अपनी नम आंखों से देखने लगी। मृत्युंजय को उसके आंसुओं से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। उसने मही की आंखों में देखते हुए कहा, बचा कर रखो ये आंसू महिया दास, इनकी जरूरत तुम्हें आगे भी पड़ेगी। मेरे साथ रहना इतना आसान नहीं है। मृत्युंजय ये सारी बातें करते हुए मही के काफी करीब आ गया था। मही के चेहरे पर दर्द की लकीरें देखकर मृत्युंजय ने उसे छोड़ा और अंदर आ गया। मही वही खड़ी कुछ सोचती रही, तभी उसे अंदर किसी चीज के टूटने की आवाज आई। वो भागते हुए अंदर गई। कमरे में मृत्युंजय के पास कांच फैला पड़ा था और उसके हाथों से खून टप टप की आवाज के साथ जमीन पर गिर रहा था। मही ने हैरानी से मृत्युंजय को देख रही थी, जिसके चेहरे पर दर्द की एक शिकन भी नहीं थी। वो गुस्से भरी लाल नजरों से मही को देख रहा था, जैसे मानो उसे निगल ही जाएगा। मही ने फैले कांच को देखा, फिर उसे वो धीरे धीरे कदम लेते हुए उसके पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोली, इधर आइए। मृत्युंजय अपनी जगह से हिला तक नहीं, तो मही ने उसे अपनी नम आंखों से देखते हुए कहा, प्लीज खून बहुत बह रहा है, मुझे फर्स्ट एड करने दीजिए।
इतना कहकर वो मृत्युंजय को अपने साथ ले जाने लगी। उसने उसे बैग पर बैठाया, फिर ड्रॉर में से फर्स्ट एड किट निकालकर खुद भी बैग पर बैठ गई। किट में से कॉटन और स्पिरिट लेकर वो उसका जख्म साफ करने लगी। मही के आंसू लगातार बह रहे थे, उसकी छोटी सी नाक लाल हो गई थी, उसे तकलीफ हो रही थी मृत्युंजय का जख्म देखकर। लेकिन क्यों ये वही इंसान था जिसने उससे जबरदस्ती शादी की थी और बेवजह उसके भाई पर इल्जाम लगाया। उसे तो इस शख्स से नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसे तो मृत्युंजय के जख्मों से फर्क पड़ रहा था। मृत्युंजय मही को ही लगातार देख रहा था, वो कितने ध्यान से उसकी चोट को साफ कर रही थी। सालों बाद कोई था जो उसकी ऐसे केयर कर रहा था। उसने तो बहुत पहले ही सबको खुद से दूर कर दिया था। एक घर में रहते हुए भी वो सालों तक उनसे नहीं मिलता था। इससे पहले भी उसे चोटें लगी थी, मगर तब भी उसने किसी को अपने जख्म नहीं दिखाए, अपनी माँ को भी नहीं। मगर आज न चाहते हुए भी कोई उसका हमदर्द बन रहा था। मही ने उसके जख्म साफ करके उस पर बैंडेज कर दी, फिर मृत्युंजय को देखते हुए रुआंसी आवाज में कहा, दर्द तो नहीं हो रहा? मृत्युंजय जो मही को ही देख रहा था, उसके न जाने दिमाग में क्या चल रहा था। उसने अपने हाथ में लगे बैंडेज को बेदर्दी से हटाया और मही को खींचकर अपने करीब कर लिया। फिर उसके होठों पर होठ रखकर उसके नाजुक होठों पर अपना गुस्सा उतारने लगा। मही हैरान होकर उसे देखने लगी। मृत्युंजय ने किस करते हुए ही उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने मही को दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ रखा था, जिस वजह से उसके हाथों में पहनी कांच की चूड़ी बिस्तर पर ही टूट गई। उसने जब कुछ देर बाद मही को छोड़ा तो मही गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसके होठ लाल हो गए और उसके निचले होठ से खून भी बह रहा था। मृत्युंजय के हाथ से भी खून बहने लगा और चूड़ियां टूटने की वजह से मही के हाथों से खून बहने लगा। मही सांसों को संभाल कर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मृत्युंजय ने दोबारा उसके होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। अब की बार वो थोड़ा सॉफ्ट था। उसने मही को कलाई को छोड़ उसके उंगलियों में अपनी उंगलियां मिला दी। दोनों के हाथ खून के लाल रंग में रंगे हुए थे। मही और मृत्युंजय दोनों की ही आंखें बंद थी, मगर मही के पैर लगातार हलचल कर रहे थे। उसके मचलते पैरों की वजह से कमरे में पायलों की छन छन की आवाज भी गूंज रही थी। मृत्युंजय ने उसे किस करते हुए उसके गले से दुपट्टा निकाल फेंका। बीच रात के वक्त मही और मृत्युंजय दोनों एक ब्लैंकेट में लेटे हुए थे। बैग के आसपास कपड़े जमीन पर पड़े थे। सबसे ज्यादा बुरी हालत मही के सूट की थी। मृत्युंजय तो उसे रहा था, मगर मही की आंखें अब भी खुली थी। उसने अपना सर घुमाकर मृत्युंजय को देखा, जिसकी आंखें बंद थी। फिर उसने मृत्युंजय के हाथ को देखा, जो ब्लैंकेट के ऊपर ही उसकी कमर को पकड़ा हुआ था। मही ने आराम से उसके हाथ को हटाया, फिर उठकर अपने ऊपर पड़े ब्लैंकेट को ठीक किया और दूसरी साइड रखे फर्स्ट एड बॉक्स को उठाया। उसने कीट में से एक बैंडेज को निकाला और उसे मृत्युंजय के कटे हुए जख्म पर लगा दिया। फिर एक गहरी सांस लेकर बॉक्स को वापस टेबल पर रखकर जैसे ही वो लेटने को हुई तो मृत्युंजय ने उसे अपने नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। उसे देखकर मही हैरानी से हिचकिचाते हुए बोली, आप तो सो रहे थे ना? इस पर मृत्युंजय उसके कान के पास झुकते हुए धीमी आवाज में बोला, जरूरी नहीं है जिसने आंखें बंद कर रखी हो वो सो ही रहा हो। और उसके कान को अपने दांतों के बीच रखकर बाइट कर लिया। मही ने सिसकी के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। मही सिर्फ इसलिए जगी थी ताकि वो मृत्युंजय के बैंडेज लगा सके, वरना थकान की वजह से उसे नींद बहुत तेज आ रही थी। बहुत मुश्किल था उसके लिए खुद को जगाए रखना। अगर उसे मृत्युंजय के जख्म की परवाह ना होती तो वो कब की सो गई होती, लेकिन अब तो उसे नहीं लग रहा था कि वो सो भी पाएगी। सुबह का वक्त, 4th फ्लोर। मही अपने कमरे में आराम से सो रही थी। वो अकेली ही लेटी हुई थी। 10 बज चुके थे, मगर मही की नींद अब भी नहीं खुली थी, क्योंकि वो अभी सुबह 4 बजे ही सोई थी। आधे घंटे बाद मही ने एक अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली। उसने चारों तरफ देखा, फिर वो झट से उठकर बैठ गई। मही की नजरें खुद ब खुद ही घड़ी की तरफ चली गई। टाइम देखकर मही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो खुद से बोली, इतना टाइम हो गया और मैं उठी नहीं हूँ। दुर्गा माँ, अब क्या करूँ? नीचे सब क्या सोच रहे होंगे? मही जल्दी से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद उसने एक पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। वो तैयार होकर सोफे पर बैठ गई। मही खुद में ही कुछ न कुछ बोले जा रही थी। अब क्या करूं? कैसे नीचे जाऊं? अगर चाची नीचे हुई तो वो मुझे ताने जरूर मरेंगी, मगर पूरे दिन कमरे में भी तो नहीं बैठ सकती, नीचे तो जाना ही पड़ेगा। आखिर में परेशान होकर मही कमरे से बाहर आ जाती है और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। सोफे पर बैठी शालिनी और निर्मल आपस में कुछ बातें कर रही थी। वो दोनों जब मही को आते हुए देखती है तो एक दूसरे की तरफ अपनी नजरें कर लेती है। मही की नजरें अभी उन दोनों पर नहीं पड़ी थी। वो वहां से किचन की तरफ जाने को थी, तभी शालिनी जी की आवाज उसके कानों में पड़ी, तो तुम्हारी सुबह हो ही गई। पहले नाश्ते के वक्त तब भी उठ जाती थी, मगर अब लगता है दोपहर के खाने के वक्त ही उठा करोगी। उनकी बातें सुनकर मही स्ट्रेट पोजीशन में खड़ी हो गई। वो घबराते हुए नीचे देखने लगी। शालिनी जी की बातों से उसे काफी शर्म आ रही थी। वो मन ही मन कहे जा रही थी कि आपका ही बेटा सोने नहीं देता, इसमें मैं क्या करूं?
वही निर्मल जी सोफे पर बैठी सब एंजॉय कर रही थी। शालिनी जी ने मही को नीचे सिर करे देखकर कहा, अब खड़ी क्या जो, जाओ जाकर नाश्ता करो। इस पर मही सिर हिलाकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। तभी दरवाजे से किसी ने आवाज दी, मही। मही ने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ उसका छोटा भाई और उसके दादाजी खड़े थे। उन दोनों को देखकर मही के चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ गई। वो भागते हुए वहाँ गई और अपने दादाजी के गले लगते हुए बोली, दादू आप। उसके दादाजी बोले, हम मामी, अमार में के माना आचे कैसी है मेरी बेटी। इस पर मही उनसे अलग होकर मुस्कुराकर बोली, आमी भालो, मैं अच्छी हूँ। उन दोनों की बातें शुभ को तो समझ आ रही थी, मगर निर्मल और शालिनी को उनकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके दादाजी मही को छोड़कर निर्मल और शालिनी जी के पास जाकर खड़े हो गए। वही मही शुभ से मिलने लगी। दादाजी निर्मल और शालिनी जी को देखते हुए बोले, नमस्कार। निर्मल और शालिनी जी ने भी उनसे नमस्ते की। फिर निर्मल जी बोली, अंकल जी आप बैठिए न, पहली बार हमारे घर आए हैं। इस पर दादू उन्हें मना करते हुए बोले, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, दरअसल मैं यहाँ मही को लेने आया था उसके पगफेरे की रस्म के लिए। हमारे ये रस्म बहुत जरूरी होती है, वरना लड़कियाँ अपने मायके नहीं जा सकती। इस पर निर्मल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, वैसे मही पर आपका पहला हक है। दादाजी उनकी बात सुनकर खुश हो गए। तभी उन्होंने शुभ को कुछ इशारा किया तो शुभ बाहर गया और कुछ सामान अंदर लेकर आ गया और उसे टेबल पर रखकर वापस मही के पास जाकर खड़ा हो गया। टेबल पर रखा सामान देखकर निर्मल और शालिनी जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एपिसोड 14, मृत्युंजय के पागलपन की झलक। रोज कैसल। वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे। उसमें सबसे ज्यादा गहनों के सेट थे, जिसमें कुछ गोल्ड तो कुछ डायमंड की ज्वेलरी रखी हुई थी। दादाजी ने वो सामान देते हुए कहा, ये मही की माँ के गहने हैं जो उन्होंने मही की शादी के लिए रखे थे, और ये आपकी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट। निर्मल जी ने मुस्कुराते हुए उनके सारे गिफ्ट को ले लिया, लेकिन अब भी उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। शालीन जी भी इतना सामान देखकर कुछ सोच रही थी। उन्हें पता था कि मही एक मिडिल क्लास फैमिली से, फिर उनके पास डायमंड की ज्वेलरी कैसे। वहीं मही अपने माँ के गहने देखकर इमोशनल हो गई। शुभ वहाँ पर चुप खड़ा था, क्योंकि उसे ये लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि इन सभी की वजह से उसकी बहन को कितना सफर करना पड़ा था। जाते वक्त दादाजी उन्हें बातों बातों में एक और रस्म के बारे में बता गए थे, जिसमें मृत्युंजय को उनके घर आना होगा। निर्मल जी भी उन्हें हाँ कर चुकी थी। कुछ देर बाद दादाजी और शुभ मही को लेकर चले आए। उनकी दादी ने मही का बहुत अच्छे से वेलकम किया। मही को वापस अपने घर आकर बहुत अच्छा लगा। आज उसका पूरा दिन शुभ और दादू दादी के साथ ही गुजरा। यहाँ मृत्युंजय दिन में किसी काम से लोनवाला गया हुआ था और कल रात ही वापस आने वाला था। उसे घर की कोई खबर ही नहीं थी। रात का वक्त। वही शालिनी जी अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, मुझे माहिया दास की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया और खुद से कहा, तुम वैसी नहीं जो जैसी मैं सोच रही थी। कुछ तो हुआ तुम्हारे पास में, और ये मैं पता करके रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। सावंत विला। मुकुल सावंत और मेघा सावंत संजना के कमरे में मौजूद थे। मेघा जी रोते हुए संजना का सिर सहला रही थी और वही मुकुल सावंत अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। भले ही मृत्युंजय ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया था, मगर उनकी हालत किसी भिखारी से भी ज्यादा बुरी थी, और सबसे ज्यादा संजना की, क्योंकि वो अक्सर रात को सो नहीं पाती थी। मृत्युंजय का डर उसके जहन में बस चुका था। वो अक्सर सोते हुए डर से चीख पड़ती, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। सावंत जी किसी सोच में बैठे थे, तभी उनके फोन पर किसी का कॉल आया। सावंत जी ने जब नंबर देखा तो वो गुस्से से भर उठे। उन्होंने फोन को कान पर लगाया और कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैंने कहा ना कि मुझे मृत्युंजय और उसकी बीबी से अब कोई मतलब नहीं है। तभी उधर से किसी ने कुछ कहा तो मुकुल सावंत गुस्से से बोले, मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हारी बात मानी और उस मृत्युंजय से जाकर भीड़ गया। अब देखो मुझे उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी इकलौती बेटी की क्या हालत कर दी उसने। देखो अब मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं तुम्हें एक्सपोज करने से चूकूंगा, नहीं समझ गए। कहते हुए उसने फोन काट दिया और मेघा जी से कहा, पैकिंग कर लो, हम लोग आज रात ही यहाँ से निकल रहे हैं। इस पर मेघा जी ने परेशान होकर कहा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तो मुकुल सावंत ने कहा, चले जाएंगे कहीं भी, मगर यहाँ नहीं रहेंगे। मैं उन दोनों से ही बचना चाहता हूँ। एक रात रोज कैसल। सभी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी रोज कैसल में कई सारी कार आकर रुकी। ब्लैक कलर के ओवरकोट में मृत्युंजय बाहर आया। वो हॉल से होता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमरे में उसकी सबसे पहली नजर बेड पर गई, जो खाली था। उसकी साफ सुथरी बेड शीट बता रही थी कि इस पर कोई भी नहीं लेटा था। मृत्युंजय की नीली आंखें सख्त हो गई।
उसने बालकनी, वॉशरूम, टेरेस हर जगह चेक किया मगर मही उसे कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे मृत्युंजय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था क्योंकि रात का 1 बज रहे थे। जाहिर है मही को घर पर ही होना चाहिए था। उसने मही को फोन करने का ट्राई किया लेकिन तभी उसे याद आया मही के पास तो फोन ही नहीं है। तो उसने किसी और को फोन किया और कहा, माहिया दास को लोकेशन बताओ मुझे अभी। कहकर उसने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद ही उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसे देखकर उसकी आंखें सर्द हो गई। उसने गुस्से से फोन को जमीन पर फेंका और टेबल पर एक लात मारकर नीचे गिरा दिया। वो लोनवाल से जल्दी घर आया जिसकी वजह थी मही, मगर मही तो अपने घर गई हुई थी। मृत्युंजय का गुस्सा उसकी हद से बाहर हो रहा था। उसे इस बात का गुस्सा था कि मही ने उसे कुछ नहीं बताया, वो उसे बिना बताए कैसे जा सकती थी। ये सब सोच सोच कर वो पागल हुआ जा रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखें भी बेहद खतरनाक दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से अपने कमरे से निकलकर जिम की तरफ चला गया। उसे नहीं पता कि उसे किस बात का गुस्सा आ रहा था, मही के जाने का या उसके बिना बताए जाने का। लेकिन जो भी हो, एक बात सच थी कि उसे मही से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके होठ, उसकी खुशबू मृत्युंजय को चैन से रहने नहीं दे रहे थे, इसलिए वो गुस्से से पागल हो गया था। अगली सुबह मृत्युंजय ने पूरी रात जिम में ही गुजार दी थी लेकिन फिर भी उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। हाथों में कुछ खरोंचे जो बता रही थी कि उसने पूरी रात क्या किया है। मृत्युंजय मिरर में देखते हुए अपना कोट पहनता है और कमरे से बाहर आ जाता है। मृत्युंजय का सख्त चेहरा पहले की तरह चमक रहा था। उस पर थकान का नामो निशान नहीं था। वो अभी भी उतना ही एनर्जेटिक रहा जितना को पहले। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और बाहर की तरफ जाने लगा, तभी पीछे से उसकी माँ ने उसे रोका। मृत्युंजय, कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट रेडी है और हाँ, तुम्हें मही के घर भी जाना है। उनका कोई रिचुअल है जिसमें तुम्हारा जाना इम्पोर्टेंट है। मृत्युंजय ने उनकी बात तो सुनी मगर कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही वहाँ से चला गया। पीछे निर्मल जी को समझ ही नहीं आया कि अचानक उसे क्या हो गया। शांति कुंज डाइनिंग टेबल पर बैठा शुभ खाना खाते हुए खुशी से बोला, वाओ दी, कितना टेस्टी पोहा बनाया आपने। मैं तो ऐसा खाने के लिए तरस गया था। सच में आपकी तरह खाना न कोई नहीं बना सकता। इस पर मही बोली, एक मिनट थामुन, अब बस कर, खाना खा, पता है न खाते टाइम बात नहीं करते। इस पर शुभ बोला, आमी जानी, मुझे पता है। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर दादू और दादी मुस्कुरा रहे थे मगर कुछ सोचकर दादी की मुस्कुराहट कम हो गई। वो दादू से बोली, सुनिए, आपको नहीं लगता कि हमें मृत्युंजय को सब बता देना चाहिए? वो अब हमारी मही का पति है, उसे भी हमारे पास्ट के बारे में पता होना चाहिए कि क्यों हम एक मिडिल क्लास की जिंदगी जी रहे हैं। इस पर दादू ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो गुजर चुका है उसे गुजरे रहने दो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वैसे भी अब यही हमारी जिंदगी है। दादी कुछ और भी कहना चाहती थी मगर दादू के शक चेहरे को देखकर वो कुछ कह नहीं पाए और एक गहरी सांस लेकर मही को देखने लगी जो हंसते मुस्कुराते हुए शुभ से बातें कर रही थी। OCF मृत्युंजय अपने कैबिन में बैठा था। उसका लैपटॉप खुला हुआ था। संजय उसे कोई फाइल देने आया था। वो उसका चेहरा देखकर समझ गया कि मृत्युंजय से अभी कुछ कहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो फाइल को चुपचाप उसके डेस्क पर रखकर वहां से चला गया। मृत्युंजय के कैबिन का डोर सेंसर पर काम करता था, इसलिए उसकी मर्जी के बिना कैबिन में कोई भी एंटर नहीं कर सकता था और ये बात संजय बहुत अच्छे से जानता था। अगर मृत्युंजय को उसे अंदर न बुलाना होता तो वो चाहे दीवार कितना भी सिर क्यों न मार ले, वो उसे अंदर नहीं आने देता। और अगर उसे बुलाना हुआ तो फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, उसे आना ही पड़ेगा। संजय ने बाहर आकर एक गहरी सांस ली और वहां से चला गया। इधर मृत्युंजय ने उसके जाते ही वो फाइल उठा ली। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसे देखकर मृत्युंजय की आंखें सर्द हो गई। वो वहां से उठा और अपने कैबिन से बाहर चला गया। लगभग 2 घंटे बाद एक बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री के सामने मृत्युंजय की कार आकर रुकी, जिसमें से वो बाहर निकला और बेसमेंट की तरफ चला गया। बेसमेंट के अंदर 2 लोगों बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा था। मृत्युंजय ने पहले एक नजर उन्हें देखा, फिर विवान को देखा जो वही खड़ा था। विवान ने उससे कहा, तुम सही थे, तुम पर काफी दोनों से नजर रखी जा रही है और इनके पास कुछ फोटोग्राफ भी है। विवान ने अपने हाथ में पड़ की तस्वीरें मृत्युंजय को दे दी। वो मही की तस्वीरें थी जो कि उसके घर पर ही चुपके से ली गई थी। इन तस्वीरों को देखकर मृत्युंजय के जबड़े आपस भींच गए। वो दूसरा हाथ जो खाली था, उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी, वो भी इतनी कसकर कि उसके हाथों की नसें चमकने लगी थी। मृत्युंजय की नीली आंखें में एक अजीब सी ठंडक थी। वो सर्द आंखें शांत होकर भी कोहराम मचा रही थी। मृत्युंजय ने उन तस्वीरों को अपनी जेब में रखा, फिर एक सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाकर कहा, फिर भी अब तक जिंदा है। विवान और पाशा, जिसने उन दोनों की ये हालत की थी, वो उसकी बातों का मतलब समझ गए। पाशा ने वहीं रखे एक कैन को उठाया और उन दोनों के ऊपर ही खाली कर दिया। मृत्युंजय अपनी गहरी और लाल ओशियन ब्लू आई से उन दोनों को देखते हुए सिगरेट के कश लिए जा रहा था।
पाशा के हटने के बाद उसने अपनी सुलगती हुई सिगरेट को वहीं फेंक दिया। उस सुलगती सिगरेट ने कुछ ही देर में आग पकड़ ली और उस आग ने उन दोनों शख्स को अपनी आगोश में ले लिया। मृत्युंजय आराम से खड़ा उन लोगों को चीखें सुन रहा था और विवान ने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर हिला दिया। एक ये मृत्युंजय था जो लोगों की सोच से दूर था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ये चेहरा मही से अब तक छुपा हुआ था। ये तो बस मृत्युंजय के पागलपन की एक छोटी सी झलक थी। मृत्युंजय ने उस जलती हुई आग को देखते हुए अपने मन में कहा, अब तुम्हारी बारी है माही या दास। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय वहां से अपने ऑफिस चला गया। वो पूरे दिन ऑफिस में रहा और रात को भी घर नहीं गया और न ही मही को लेने गया, क्योंकि मही ने एक बार फिर उसके ईगो को चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसके बिना वो सो भी नहीं पा रहा था। रोज कैसल। अक्षय अभी अभी ऑफिस से वापस आया था, लेकिन वो हमेशा की तरह थका हुआ नहीं था, बल्कि मुस्कुराते हुए आ रहा था, क्योंकि उसे अब इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था और आदि को तो ऑफिस आना ही पड़ता था। मही के कहने पर मृत्युंजय ने आदि का ऑफिस आने से मना कर दिया था और अक्षय को उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग पोस्ट दी थी। इसलिए आदि और अक्षय वो दोनों ही खुश थे और सबसे ज्यादा वो मही के लिए थैंकफुल थे, क्योंकि मही ने उन दोनों से कहा था कि वो मृत्युंजय से बात करेगी। शालिनी जी मही के पास पीछे लग गई, क्योंकि वो दादू के लाए तोहफों से अंदाजा लगा चुकी थी कि मही किसी मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आती। दूसरी तरफ मृत्युंजय उस दिन के बाद से घर नहीं आता था। वो पूरा दिन और रात कंपनी में ही रहता था। उसका गुस्सा धीरे धीरे पागलपन में बदलता जा रहा था, जो मही के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके इस पागलपन की शुरुआत में ही ऑफिस के लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ था। रॉकी तो मृत्युंजय के सामने ही नहीं जाता था जब तक बहुत ही जरूरी काम न हो। मृत्युंजय को मही की लत लग चुकी थी और कितनी बुरी लत लगी थी ये उसका पागलपन साफ बयां कर था। वही मही को अपने घर आने को खुशी तो थी, मगर उसे मृत्युंजय की याद भी आ रही थी। इन 5 दिनों में वो बहुत कोशिश करती थी कि उसे मृत्युंजय की याद न आए, इसलिए वो खुद को पूरा दिन बिजी रखती, मगर वो भी उसके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। घर में मही की उदासी सबको दिखाई दे रही थी। शुभ को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे मंजूर नहीं था कि उसकी बहन किसी को लेकर उदास रहे। वो उसे खुश करने के लिए बाहर लेकर गया ताकि कुछ देर के लिए ही सही मही का ध्यान भटक जाए। उसका तारे का काम भी कर गया। कुछ देर के लिए मही सब कुछ भूल गई। इस बीच मही की किसी शख्स से टक्कर हुई। मही ने बिना इसे देखे सॉरी कहा और आगे बढ़ गई। वही वो शख्स मही को देखता ही रह गया। रात को वो दोनों बाहर से ही खाकर घर आए और अपने अपने कमरे में चले गए। मही ने अपने कमरे में जाकर दुपट्टे को बेड पर रखा और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। आसमान में चांद को देखते हुए वो मृत्युंजय के बारे में सोचने लगी और बोली, क्या उन्हें भी मेरी याद आती होगी? फिर खुद ही गुस्से से नम आंखों से बोली, नहीं, उन्हें कहाँ मेरी याद आती होगी। अगर आती तो अब तक वो मुझे यहाँ से ले गया होते। आप सच में बहुत बुरे हैं मीरानी साहब, आपको फर्क नहीं पड़ता मेरी फीलिंग्स से, मूड से। ये कहते हुए माहिया सिसकने लगी और बालकनी में चेयर पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। सुबह का वक्त। मही की जब आंख खुली तो उसने खुद को बालकनी में पाया। उसे कल की सारी बातें याद आ गई को कैसे वो बालकनी में जो रोते रोते सो गई। मही एक बार फिर उदास हो गई और वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मही नहा धोकर नीचे आए और दादी से बोली, दादी आमी दुर्गा माए मंदिरे जाची। दादी मैं दुर्गा माँ के मंदिर जा रही हूँ। इस पर दादी सिर हिलाकर बोली, ठीक आचे। मही उनकी हाँ सुनते ही दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी उसकी दादी ने उसे रोकते हुए कहा, मही जा रही है तो दुर्गा माँ को प्रसाद चढ़ा देना, तेरे और मृत्युंजय के लिए बोला था। इस पर मही सिर हिलाकर चली गई। कुछ ही देर में उसका रिक्शा दुर्गा माँ के मंदिर के सामने आकर रुका। मही अपने सिर पर दुपट्टा डालकर मंदिर के अंदर चली गई। दादी के कहने पर उसने प्रसाद चढ़ाया, फिर हाथ जोड़कर दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। मही ने आज ऑरेंज कलर का फ्रॉक सूट पहना था, जैसे वो शादी से पहले पहनती थी। वो इस वक्त खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। पंडित जी से आशीर्वाद लेकर मही मंदिर से बाहर आई। उसका मन अभी घर जाने को नहीं था, इसलिए वो मंदिर के आसपास घूम रही थी। तभी ना जाने कहां से बड़ी रफ्तार में एक ब्लैक कार आई और मही को इस कार के अंदर खींचकर तेजी से वहां से चली गई। कार के अंदर मही बेहोशी के हालत में पड़ी थी। वही आगे वाली सीट पर 2 शख्स बैठे हुए थे। ये हाइट पर्सनैलिटी से तो लड़का लग रही थी, मगर असल में ये लड़कियां थी जो कि लेस्बियन थी। उनके कपड़े गार्ड की तरह थे। उन दोनों के ही चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो किसी रोबोट की तरह किसी के ऑर्डर फॉलो कर रही थी। बीच साइड एक फार्म हाउस जो बहुत ही खूबसूरत था। उसके मास्टर बेडरूम में एक लड़की सोई हुई थी, जिसके चेहरे पर सादगी भरी चमक थी। ये और कोई नहीं बल्कि मही थी। उसके ऊपर एक ब्लैंकेट पड़ा था। वो रूम बहुत बड़ा था और उतना ही शानदार भी। इस कमरे में रखी हर एक चीज की कीमत करोड़ों से भी ऊपर थी। उसके खिड़कियों पर कीमती कर्टन पड़े थे और एक येलो कलर की धीमी लाइट पूरे कमरे में उजाला कर रही थी। एपिसोड 15, मही के आंसुओं का असर मृत्युंजय पर।
बीच पर धीरे धीरे मही की आंखें खुलने लगी। वो उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए चारों तरफ देखा। वो खुद को एक अनजान जगह पाकर घबरा गई। वो बेड से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा लॉक नहीं था, इसलिए वो आराम से कमरे से बाहर आ गई। मही इतना डर चुकी थी कि उसे अपने दुपट्टे को भी कमरे में ही छोड़ दिया। वो सीढ़ियों से होकर नीचे आए और मैन डोर को खोलने लगी, लेकिन मैन डोर लॉक था। मही इतना घबरा गई थी कि उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। वो हाथ मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि उसे यहाँ से निकलना है। मही जब थक गई तो उसने पलटकर दूसरी तरफ देखा। एक बार के लिए जब उसकी नम आंखें उस फार्म हाउस के चारों तरफ घूमी तो उसे कुछ याद आने लगा। वो पहले भी इस जगह पर आई थी केक का ऑर्डर लेकर। मही को अचानक वो शख्स और उसकी नीली आंखें याद आने लगी। वो समझ गई कि ये वही जगह है, लेकिन उसे यहाँ क्यों लाया गया। ये सोचते हुए मही धीरे धीरे कदम लेकर आगे बढ़ी। हालांकि उसे अभी भी डर लग रहा था, मगर फिर भी वो खुद को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ रही है। इस फार्म हाउस के जिम में उसे कुछ आवाज सुनाई दी, इसलिए वो अंदर झांकने लगी। जिम के अंदर मृत्युंजय था, जो पंचिंग बैग पर मुंह के बरसाए जा रहा था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। मृत्युंजय को देखकर मही की आंखें हैरानी से फैल गई। वो खुद से बोली, इसका मतलब उस दिन इन्होंने ही मुझे पकड़ा था। मही को नहीं पता था कि ये मृत्युंजय का फार्म हाउस है। वो धीरे धीरे कदम लेकर मृत्युंजय के पास आ गई। वो उससे कुछ कहती तभी उसकी नजर मृत्युंजय के हाथ से निकलते खून पर गई। वो हैरान और डर से उसके पास आते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप। मृत्युंजय ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसे बहुत पहले से अंदाजा था कि मही यहाँ है। तभी एक बार फिर मही की आवाज आई, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं, बंद कीजिए, ये सब आपके हाथों के खून बह रहा है। मही के बार कहने पर भी मृत्युंजय नहीं रुका। तब मही उस पंचिंग बैग के सामने आकर खड़ी हो गई और मृत्युंजय जो उस पर पंच करने ही वाला था, उसका हाथ मही के चेहरे से कुछ दूरी पर आकर रुक गया। मही ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली और मृत्युंजय का हाथ नीचे करते हुए बोली, रुक जाए मीरानी साहब, चोट लगी है हाथों में, चलिए यहाँ से। मृत्युंजय ने उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन को हल्का सा लेफ्ट साइड घुमाया, फिर वापस सीधा करके मही के सिर के पीछे एक हाथ रखकर उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। उसने मही को किस करते हुए पीछे दीवार पर लगा दिया। वो मही को रुडली किस कर रहा था, वही मही उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दे रही थी। मगर कुछ वक्त बाद ही मही के हाथों को हलचल बंद हो गई, क्योंकि मृत्युंजय उसके होठों को छोड़ दिया था। मगर वो उससे दूर बिल्कुल नहीं था। वो इस वक्त उसके पास ही था, बिल्कुल नजदीक, जहां उसे मही की दिल की धड़कन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मही की भीगी पलकें नीचे थी और मृत्युंजय की सर्द नजरें उस पर। उसने एक बार फिर मही का चेहरा ऊपर किया और उसके होठों को थाम लिया। इस बार वो पहले की तरह रूड नहीं था। वो उसे बहुत सॉफ्टली और डीप किस कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे 5 दिन की कसर वो एक ही दिन में पूरी करना चाहता हो। उसने मही के एक हाथ की उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ा, फिर उसे दीवार से लगा दिया। मही तो बस अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी, जो बहुत तेज थी। मृत्युंजय भी उसकी तेज सांसों को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि वो उसके बिल्कुल नजदीक था। उन दोनों के बीच हवा गुजरने तक की जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब मृत्युंजय मही से अलग हुआ तो मही ने अपना सिर मृत्युंजय के सीने से लगाकर अपनी सांसों को बैलेंस करने लगी। कुछ घंटों बाद मही की आंखें खुली। वो उसी कमरे में उस बेड पर ही लेटी थी। उसका दुपट्टा अभी भी उसके पास नहीं था और उसके गले पर काटने के निशान थे और होठ भी बिल्कुल लाल थे। वो उठकर बैठी और उसने आसपास देखा, जहां मृत्युंजय नहीं था। उसने अपना दुपट्टा उठाया और उसे एक कंधे पर डाल दिया। मही टाइम देखते हुए बेड से उठी। दोपहर के 12 बज चुके थे। वो 5 घंटे से यहाँ थी। मही इस कमरे से बाहर जाने को थी, तभी किसी ने रूम का डोर खोला। मही की नजर भी वही चली गई। वहां मृत्युंजय था। वो अंदर आया और मही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो। इस पर मही ने अपनी नजरें उससे फेरते हुए कहा, अपने घर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मृत्युंजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने सख्त टोन में कहा, कहीं नहीं जा रही हो तुम। इस पर मही ने उसे नाराजगी भरी नजरों से देखा और कहा, मैं जा रही हूँ, दादू दादी मेरा वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर वो मृत्युंजय के पास से निकलने लगी। तब मृत्युंजय ने उसके बाजू को पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और अपने फोन को बेड पर फेंकते हुए कहा, अभी उन्हें फोन करो और कहो कि तुम नहीं जा रही हो। मही चुपचाप खड़ी रही तो मृत्युंजय ने गुस्से से कहा, अगर मैं तुम्हें किडनैप करवा सकता हूँ तो उन्हें भी करवा सकता हूँ। सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास, या तो तुम उन्हें कॉल करोगी या फिर। उसने अपनी बातों को अधूरा छोड़ दिया, मगर मही उसकी अधूरी बातों का मतलब समझ गई। उसने एक गुस्से भरी नजर से उसे देखा, फिर बेड से फोन उठा लिया। 2 रिंग जाकर ही उधर से शुभ ने कॉल उठा लिया। वो मही की आवाज सुनकर बोला, दी आप ये किसके फोन से बात कर रही हो और हो कहाँ। मैं मंदिर में आपको देखने आया था, आप यहाँ तो नहीं हो। शुभ की परेशानी भरी आवाज सुनकर मही बोली, मैं ठीक हूँ शुभ, तू परेशान मत हो और मैं तुझे एक लोकेशन भेज रही हूँ, तू वहाँ आ जा मुझे लेने।
उधर से शुभ कुछ बोलता उससे पहले मृत्युंजय ने फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया और मही की बाजुओं को कसकर पकड़ लिया तो मही उसे खुद से छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। इस पर मृत्युंजय बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने भाई को बुलाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? तो भूल जाओ माही या दास की तुम इस कमरे से भी बाहर जा सकती हो। मही ने उसकी बात सुनकर अपनी नम आंखों से देखा और कहा, यही करना आता है ना आपको? आप जानते हैं कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की, फिर एक बार भी मुझे मेरी फैमिली से नहीं मिलने दिया और मेरा भाई जिसकी कोई गलती नहीं थी उसे आपके लोगों ने कितनी बुरी तरह मारा। मगर फिर भी मैंने आपके और आपकी फैमिली के खिलाफ कोई गलत इरादे नहीं रखे क्योंकि उनसे भी एक रिश्ता जुड़ चुका था मेरा। मैंने आपसे या किसी और से कभी कोई शिकायत नहीं की, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं सब भूल गई। मैं चुप थी क्योंकि मैं दोनों फैमिली के बीच रिश्ते ठीक करना चाहती थी जो शायद हो भी गए। और अब जब इतने दिनों बाद मैं अपनी फैमिली से और अपने भाई से मिली थी और अब आप चाहते हैं कि मैं वहाँ न जाऊँ। खैर छोड़िए, आपको क्या फर्क पड़ता है मेरी फीलिंग्स से? आपको तो सिर्फ खुद से मतलब है। मना कर दूंगी, शुभ से नहीं आएगा वो। इतना कहकर मही ने मृत्युंजय से खुद को छुड़ाया और अपने आंसू पोंछकर जमीन से उसका फोन उठा लिया, फिर उसे लेकर बालकनी में चली गई क्योंकि जमीन पर गिरने के बाद भी इस फोन पर एक स्क्रैच तक नहीं आया था। इधर मृत्युंजय ने गुस्से से अपनी हाथों की मुट्ठी को बंद कर लिया। वो कमरे से बाहर निकल गया। सड़क पर दौड़ती कार में मृत्युंजय ड्राइविंग सीट पर बैठा था और मही पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा बाहर की तरफ था। जब से वो दोनों कार में बैठे थे मही ने न मृत्युंजय की तरफ देखा और न ही उससे कोई बात की थी। वो दोनों खामोशी से अपना रास्ता तय कर रहे थे। तभी अचानक मही को कुछ अजीब लगा। उसे ये जगह जानी पहचानी लगी। जैसे ही उसकी नजर सामने गई उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मही ने अपना चेहरा घुमाकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगी तो कभी सामने मृत्युंजय उसे उसके घर की तरफ लेकर जा रहा था। उसने अपनी कार ले जाकर शांति कुंज के सामने रोक दी। मही ने उससे कहा, आप मुझे यहाँ। इस पर मृत्युंजय ने सामने देखते हुए कहा, ये पहली और आखिरी बार है। इतना कहकर मृत्युंजय कार से उतर गया और मही उसकी बातों का मतलब समझते हुए कार से बाहर आ गई। घर से बाहर कुछ दूरी पर शुभ खड़ा था। वो अपने फोन में कुछ देख रहा था। उसने एक नजर अपने घर की तरफ डाली तो उसकी नजर कार से बाहर आते मृत्युंजय और मही पर गई। वो उन दोनों को यहाँ देखकर हैरान रह गया क्योंकि उसे मही ने बताया था कि वो नहीं आएगी। फिर उसने सारी बातों एक साइड रखते हुए खुद भी उस तरफ आ गया। मृत्युंजय दरवाजे पर खड़ा हुआ। तभी मही की दादी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने दादू को कुछ मृत्युंजय को तरफ इशारा किया और वो दोनों उस तरफ आ गए। मृत्युंजय ने आगे बढ़कर उन दोनों के पैर छू लिए। मृत्युंजय की इस हरकत से मही और शुभ दोनों ही हैरान होकर देखने लगे। मही इसलिए हैरान थी क्योंकि उसने आज तक मृत्युंजय को खुद के माँ बाप के सामने भी झुकते हुए नहीं देखा था और वही शुभ इसलिए हैरान था क्योंकि वो तक मृत्युंजय को घमंडी और सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान समझता था जिसके लिए किसी के सामने झुकना उसकी शान के खिलाफ था। कहीं न कहीं सही ही समझाता था। वही उन दोनों के दादा दादी मृत्युंजय के इस जेस्चर से बहुत खुश थे। उन दोनों मृत्युंजय के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर उसे अंदर बुला लिया। उसके पीछे मही और शुभ भी आ गए। मही के दादू मृत्युंजय से बोले, कैसे हो बेटा? इस पर मृत्युंजय ने हाँ मैं सिर हिलाकर कहा, ठीक हूँ। दादू ने आगे पूछा, और काम कैसा चल रहा है? मृत्युंजय, जी ठीक चल रहा है। तभी वह दादी एक थाल लेकर आती है। वो मृत्युंजय से कहती है, अच्छा किया बेटा तुम आ गए। हमारे जमाई षष्ठी की एक रस्म होती है, अब तुम हमारी बेटी के पति हो, इस नाते ये रस्म तुम्हें निभानी है। मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा। तभी उसकी दादी ने मही से कहा, मही आओ बेटा तुम भी मृत्युंजय के पास बैठ जाओ। मही ने अपनी दादी की बात सुनकर मृत्युंजय को देखा, फिर चुपचाप उसके बगल में जाकर बैठ गई। उसकी दादी ने मुस्कुराकर मृत्युंजय के माथे पर दही का टीका किया और मही के रोली टीका किया। फिर मृत्युंजय के हाथ में पीला धागा बांधा और मही के सिर पर एक लाल रंग की चून उड़ा दी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर लग रहा था कि हाथों से बनाया गया हो। उसकी दादी ने मही से कहा, जानती हो मही, ये चुनरी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बनाई थी और कहा तुम्हारी शादी के बाद इसी मौके पर तुम्हें पहनाएंगी, कैसी लगी तुम्हें ये? उसकी माँ का जिक्र एक बार फिर को इमोशनल कर गया। उसने धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत। मृत्युंजय जो कब से मही को देख रहा था वो उसके चेहरे पर आते जाते हर भाव को पढ़ चुका था। वो अभी क्या सोच रही है ये भी मृत्युंजय जान चुका था और इसलिए उसका चेहरा सर्द हो गया। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लिया। न जाने क्यों पर उसके आंसुओं से फर्क पड़ रहा था उसे, और ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था जब से मही उसकी लाइफ में आई थी। तब से उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था। पहले उसके होठों ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि वो जब भी इन्हें देखता तो उसके अंदर उन्हें छू लेने की तलब होने लगती थी। और अब उसके आंसू, कभी अपना फैसला न बदलने वाला मृत्युंजय मीरानी को मही के आंसुओं ने उसका फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। यहाँ दादी ने मही के सिर पर हाथ रखा, फिर
नोटों की गड्डियों को उन दोनों के ऊपर वारते हुए शुभ को देते हुए कहा, इसे मंदिर में दे आना। शुभ ने हाँ में सिर हिलाकर उसे अपनी जेब में रख दिया। तभी उसकी दादी ने मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहा, चलो बेटा खाना खा लो। इतना कहकर वो किचन की तरफ गई और मही भी उनके पीछे चली गई। वही दादू किसी काम से घर से बाहर चले गए। अब वहाँ सिर्फ शुभ और मृत्युंजय ही बचे थे। मृत्युंजय तो अपने फोन में कुछ जरूरी मेल चेक कर रहा था, तभी उसे शुभ की आवाज सुनाई दी, आप यहाँ क्यों आए हैं, ये आपका घर नहीं। मृत्युंजय ने उसकी तरफ देखा मगर कोई जवाब नहीं दिया। तभी शुभ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, जवाब न देने से आओ बच नहीं जानेंगे, और एक बात, आप मेरी दीदी का पीछा छोड़ दीजिए, अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी और आपके घर तो बिल्कुल नहीं, वो यही रहेंगी हमारे साथ। शुभ की ये बात सुनकर मृत्युंजय एकदम से खड़ा हुआ। एक पल के लिए शुभ की उसके खड़ा होने पर घबरा गया, क्योंकि मृत्युंजय की हाइट पर्सनैलिटी के सामने वो नजर भी नहीं रहा था, मगर फिर भी उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। मृत्युंजय ने उसके कॉलर को ठीक करते हुए कहा, शुक्र मनाओ कि तुम मेरे कुछ लगते हो, वरना अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं अब तक जिंदा फूंक चुका होता। और दूसरी बात, कल से तुम वापस अपनी ट्रेनिंग पर आ रहे हो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। तभी कुछ सोचकर एक पल रुका और अपनी गहरी आवाज में कहा, अगर नहीं आए तो तुम्हें घर से भी उठवा सकता हूँ, अंडरस्टैंड। शुभ उसे गुस्से से जाता देखता रहा और खुद से बोला, ये समझते क्या है खुद को। तो पीछे से किसी ने कहा, जीजा है वो तुम्हारे। शुभ ने फौरन पलट कर देखा, वो दादू थे। उन्होंने पूरी तो नहीं लेकिन शुभ की आखिरी लाइन जरूर सुन ली जो उसने मृत्युंजय को देखते हुए कही थी। वो शुभ के पास आए और बोले, शुभ वो तुम्हारे बहन के पति है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उन्हें रिस्पेक्ट से बुलाओ। मैं जानता हूँ तुम मृत्युंजय से नाराज हो, मगर फिर भी ये मत भूलो को उनका रिश्ता हमसे जुड़ चुका है। इस पर शुभ बोला, मगर दादू इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इस पर दादू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम पर यकीन रखो, हम कभी मही के लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे और देखना एक दिन तुम खुद इनके रिश्ते की पैरवी करोगे। इतना कहकर दादू वहाँ से चले गए। वही शुभ उनकी बातों का मतलब सोचता रहा, फिर खुद बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। एपिसोड 16, तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे न वक्त देखने की जरूरत है और ही जगह। शांति कुंज। मृत्युंजय सबके साथ लंच कर रहा था। दादी और मही सबके लिए खाना लगा रही थी। तभी दादी ने मही को भी सबके साथ लंच करने को कहा, लेकिन मही उनसे मना कर दिया, पर उसने कहा कि वो उनके साथ ही करेगी। सबको खाना लगाने के बाद वो दोनों भी बैठ गई। तभी दादी ने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, बेटा आपको खाना कैसा लगा, वैसे आपकी बीबी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। दादी की बात सुनने के बाद मृत्युंजय मही को देखने लगा जो अपनी प्लेट में खाना लगा रही थी। उसने उसकी तरफ ही देखते हुए कहा, सही कहा आपने। अब जाकर मही ने मृत्युंजय को देखा। उन दोनों की नजरें आपस में मिली। तभी मही ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। शुभ को बहुत देर से मृत्युंजय को ही नोटिस कर रहा था। वो बोला, खाने पर भी ध्यान दीजिए जीजा जी। शुभ ने अपनी हर एक बात पर जोर देकर कहा। दादी और दादू तो मुस्कुरा दिए, कहीं न कहीं वो मृत्युंजय के बिहेवियर से सुकून में थे। वही मृत्युंजय मही पर नजरें हटाकर अपना खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मृत्युंजय और दादू सोफे पर आकर बैठ गए और बातें करने लगे। वैसे बातें तो सिर्फ दादू ही कर रहे थे, मृत्युंजय उनकी बातों का जवाब दे रहा था। शुभ भी अपने दादू के पास जाकर बैठ गए और दादी मही किचन के काम खत्म करके अभी अभी आई थी। दादी सोफे पर जाकर बैठी और मृत्युंजय से बोली, बेटा अब आप आ ही गए जो, तो रुक कर आज रुक जाए। इस पर मृत्युंजय बोला, नहीं मेरी शाम में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं रुक सकता। दादी ने अब ज्यादा रोकना ठीक नहीं समझा। दादू ने भी इस पर कुछ नहीं कहा, मगर शुभ बोला, ठीक है आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, मगर दीदी कुछ दिन रुक कर आएगी। इस पर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, मही कल मेरे साथ जाएगी, मैं कल उसे लेने आऊंगा। इस पर शुभ कुछ बोलता उससे पहले ही उसके दादू ने उसका हाथ पकड़ लिया। शुभ गुस्से का घूंट पीकर रह गया। दादू ने मृत्युंजय से कहा, जैसी आपकी मर्जी बेटा, अब मही आपकी बीबी, उस पर पहला हक आपका ही है। शुभ अपनी दादू को हैरानी से देखने लगा। उसे उनके हक वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मही पहले उसकी दीदी थी, फिर किसी की बीबी और किसी बेटी। वो वहां से उठकर चला गया। मही उसके ऐसे जाने पर परेशान हो गई। वही मृत्युंजय को तो जैसे सुकून मिल गया। कुछ देर बाद मृत्युंजय जाने को हुआ तो दादी ने उसे उसके साथ जाने को कहा। मृत्युंजय आगे आगे चल रहा था और मही उसके पीछे पीछे आ रही थी। कार के पास पहुंचकर मही ने उससे कहा, मैं कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहती हूँ। इस पर मृत्युंजय ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे कार से लगा दिया और कहा, बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास, तुम कल मेरे साथ आ रही हो, मतलब आ रही हो। इस पर मही ने उससे कहा, और अगर मैं आपकी बात न मानूं तो।
इस पर मृत्युंजय उसके चेहरे के नजदीक जाकर उसकी आंखों में देखते हुए गहरी और धीमी आवाज में बोला, कोशिश करके देख लेना, सबके सामने से उठा कर ले जाऊंगा तुम्हें, मगर लेकर जाऊंगा जरूर। मही उसकी बात सुनकर हैरानी से बोली, आप मजाक कर रहे हैं? इस पर मृत्युंजय उसके गाल से अपना गाल सहलाते हुए बोला, मजाक नहीं बीबी, आगाह कर रहा हूँ। इतना कहकर वो उससे दूर हुआ। तभी वहाँ एक गार्ड आ गया। उसने एक पैकेट मृत्युंजय को दिया और दोबारा सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। मही उसकी बात सुनकर सदमे में खड़ी थी। मृत्युंजय ने वो पैकेट उसे देते हुए कहा, ये लो। मही उसकी बात सुनकर उसकी नजर पैकेट पर गई। वो बोली, इसमें क्या है? मृत्युंजय ने वो पैकेट उसे पकड़ाया और कहा, देख लेना, पता चला जाएगा। इतना कहकर उसने कार का डोर खोला और वहाँ से चला गया। मही उसे जाता देखती रह गई। फिर उस पैकेट को देखकर बोली, खुद नहीं बता सकते थे? देख लेना, पता चला जाएगा। वो तो चल ही जाएगा जब मैं इसे खोलूंगी। रात का वक्त। रात को वो चारों बाहर घूमकर और खाना खाकर आए। दादी और दादाजी तो अपने रूम में चले गए क्योंकि दादी बहुत थक गई थी। शुभ भी अपनी दीदी से बातें करने के बाद अपने रूम में चला गया। उसे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना था। मही शुभ को दूध देकर अपने कमरे में आ गई। उनका घर छोटा जरूर था लेकिन वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज थी। मही कमरा भी काफी बड़ा था जिसमें एक कबर्ड और मिडिल साइज का बाथरूम था। मही के कमरे के बाहर एक छोटी सी बालकनी थी जिसने उसने बहुत अच्छे से सजा रखा था। वैसे तो रोज कैसल के सामने उसका घर कुछ भी नहीं था क्योंकि रोज कैसल दुनिया का सबसे महंगे और सबसे शानदार घर में से एक था जिसकी कीमत खरबों में थी। उस घर में इतनी फैसिलिटीज थी जितना कि शायद किसी महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं होगी। रोज कैसल की तस्वीरें आए दिन अखबारों में छपती रहती थी। वो सचमुच किसी कैसल की तरह था। वही मही का घर छोटा जरूर था मगर प्यारा बहुत था। यहाँ आसपास बने सभी घरों में सबसे खूबसूरत घर उसी का था जिसकी वजह भी वो खुद थी। उसी ने अपने घर को सजा रखा था। रात के 12 बजे मही अपने बेड पर आराम से सो रही थी। तभी मृत्युंजय का दिया हुआ फोन रिंग करने लगा। मही ज्यादा गहरी नींद में नहीं थी इसलिए जल्दी ही उसकी आंख खुल गई। उसने फोन देखा जो बजकर बंद हो चुका था। तभी दोबारा उस पर किसी का कॉल आने लगा। मही ने देखा वो किसी नंबर से कॉल था। उसने कॉल उठाया और उसे अपने कान पर लगाकर नींद भरी आवाज में बोली, हेलो। उधर से किसी की भारी आवाज सुनकर उसकी नींद पूरी गायब हो गई। वो बेड से उठकर बोली, क्या? वो भागते हुए कमरे से बाहर गई और मैन डोर खोलकर बाहर देखने लगी। सामने ही मृत्युंजय खड़ा था। वो अभी सुबह वाले कपड़ों में ही था। मही उसे देखकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मृत्युंजय जो अपने फोन में कुछ देख रहा था वो मही की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने एक कॉटन का पैजामा और ऊपर शॉर्ट लेंथ की कुर्ती पहनी थी जिसके गले के साइड एक कट था। उसमें उसका मंगलसूत्र साफ नजर आ रहा था। उसके लंबे बालों की ढीली सी छोटी बंदी थी। वो बिल्कुल वैसी थी जैसे शादी से पहले रहती थी, बस माथे पर बिंदी, सिर पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र एक्स्ट्रा था। मृत्युंजय बहुत थोड़ी देर में उसे पूरा चेकआउट कर लिया। उसने अपने फोन को पॉकेट में डाला और मही की तरफ बढ़ गया। मही की काजल से सनी आंखें उसे ही देख रही थी। वो एक बार फिर से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त घर पर होना चाहिए था। इस पर मृत्युंजय ने उससे कहा, तुम्हें प्रॉब्लम है मेरे यहाँ आने से? इस पर मही बोली, नहीं ऐसा नहीं। तभी मृत्युंजय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और घर के अंदर ले गया। मही हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? शुभ इस वक्त जग रहा होगा, अगर उसने हमें देख लिया तो? मृत्युंजय ने कहा, अगर नहीं चाहती कि कोई हमें देखे तो जल्दी से अपना कमरा बताओ। इस पर मही ने कहा, ठीक है मगर पहले आप मुझे छोड़िए। मगर मृत्युंजय उसे अपनी बाहों में पकड़े आगे बढ़ने लगा और बोला, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तो मही ने धीरे से उसे रोकते हुए बोला, नहीं नहीं रुकिए, मैं बताती हूँ, पहले मुझे मैन डोर तो बंद करने दीजिए। इस पर मृत्युंजय उसे दरवाजे के पास ले आया। मही ने वैसे ही मेन डोर बंद किया, फिर अपना कमरा बताया। मृत्युंजय मही को लेकर उसके कमरे में चला गया। उसने मही को बेड पर बैठाया, फिर खुद अपना कोट उतारने लगा। मही ने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी मृत्युंजय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, शुश, कई दिनों से नहीं सोया हूँ, मुझे नींद आ रही है। मही मृत्युंजय की आंखों में देखने लगी जो लाल थी मगर फिर भी उनमें थकान का नमो निशान नहीं था। उसके चेहरे का तेज अब भी बरकरार था, उसमें जरा भी कमी नहीं थी। मगर फिर भी मही उसके अंदर के हालात समझ गई। उसने मृत्युंजय की बेचैनी पहचान ली मगर और कुछ भी था जो वो समझ नहीं पाई। उसने बिना कुछ कहे अपनी पलकें झुका ली। मृत्युंजय उसे लेटाकर खुद उसके सीने में अपना चेहरा छुपा कर लेट गया। मही के हाथ अपने आप ही उसके बालों में चले हुए। वो एक गहरी सांस लेकर ऊपर सीलिंग को देखने लगी। मही एक अजीब कश्मकश में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक वक्त था जब अपने भाई की हालत देखकर उसे मृत्युंजय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो शायद उससे नफरत भी करने लगी थी मगर फिर न जाने कैसे और किन हालातों में उसे मृत्युंजय से मोहब्बत हो गई।
हाँ मोहब्बत वो ऐसा तो नहीं चाहती। हाँ भले ही वो अपने भाई की वजह से मृत्युंजय की हर जाति सह गई थी, मगर फिर भी वो कभी इससे प्यार नहीं करना चाहती थी। वो तो बस सबकी गलतफहमी दूर करना चाहती, अपने भाई को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। लेकिन ऐसा करते करते वो कब मृत्युंजय के लिए फीलिंग्स रखने लगी उसे पता ही नहीं चला। हाँ ये सच था कि अगर मृत्युंजय ने उससे शादी नहीं की होती तो कभी उसे अपने करीब नहीं आने देती, फिर चाहे उसे कुछ भी क्यों न करना पड़ता। अगर उसने उसे नहीं रोका था तो सिर्फ ये सोचकर कि मृत्युंजय उसका पति था, मगर फिर भी वो अपने भाई के हालात को भूली नहीं थी और शायद आज भी वो इस बात के लिए मृत्युंजय को कभी माफ ना कर पाए। लेकिन ये भी सच था कि उसे उससे मोहब्बत होने लगी थी। इसके तकलीफ से मही को फर्क पड़ता था, बस अगर कुछ थोड़ी बहुत झिझक थी तो इस बात की मृत्युंजय उसके भाई के हालातों का जिम्मेदार था जो वो कभी नहीं भूलने वाली थी। मही मृत्युंजय के बालों में अपना हाथ घुमाते हुए सारी बातें सोचे जा रही थी। धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह मृत्युंजय की जब आंखें खुली तो मही उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो रही थी। उसका हाथ मही की कमर पर था और मही का उसके सीने पर ही रखा था। मृत्युंजय ने टर्न लेकर मही को नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया। तभी मही की आंख खुल गई। वो धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए उसे देखने और बोली, आप उठ गए। सुबह सुबह मही का चेहरा बहुत ग्लो कर रहा था। मृत्युंजय की नजरें उसके आंखों से फिसलती हुई उसके होठों पर आ गई। वो उन्हें अंगूठे से सहलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बीबी। मही उसे पलट कर जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसके छूने की वजह से मही के दिल अलग ही ट्रैक पर चल रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। तभी मृत्युंजय ने उसे पकड़ लिया और दोबारा बेड पर लेटा दिया। मही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। मृत्युंजय ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा तो मही का सिर उसके सीने से जा लगा। मृत्युंजय बेड पर लेटा था और मही उसके ऊपर थी। मही ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो मृत्युंजय ने उसके सिर के पीछे हाथ लगाकर उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ा तो मही ने अपना हाथ बीच में लगा दिया। मही कहीं न कहीं पहले से इसके लिए तैयार थी। मृत्युंजय की आंखों में छाई मदहोशी पल भर में गायब हो गई। वो अपनी नीली और सख्त नजरों से उसे घूरने लगा तो मही बोली, छोड़िए मुझे, कल मेरे करीब आए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको और कुछ भी करने दूंगी। इतना कहकर वो खुद को उससे छुड़ाने लगी। वही मृत्युंजय उसकी सारी कोशिशों को इग्नोर करते हुए उसे ही देखे जा रहा था। उसकी जबड़े आपस में कसे हुए थे। उसने एक झटके से उसे अपने नीचे किया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं फिलहाल कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे उकसाओ मत। और एक बात अपने दिमाग में इस फितूर को निकाल दो कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। बीबी हो तुम मेरी, तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे न वक्त देखने की जरूरत है और ही जगह, अंडरस्टैंड। इतना कहकर उसने मही को छोड़ा और अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। इधर मही उसे उदासी से जाता देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और बाथरूम में चली गई। मही नहा धोकर नीचे आई तभी किसी ने घर की बेल बजाई। मही ने बाहर जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक 25-26 साल का लड़का खड़ा था। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसने मही को देखते ही अपने नजरें नीची कर ली। मही ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, जी आप कौन? इस पर वो लड़का बोला, मैडम मेरा नाम रॉकी है, मैं बॉस का असिस्टेंट हूँ, उन्होंने ये सामान मंगाया था। मही समझ गई कि वो मृत्युंजय की बात कर रहा था। उसने उसे अंदर आने दिया और आपका रूम बताकर उसे वहां जाने का इशारा कर दिया। रॉकी वैसे तो वो सामान मही को देकर वहां से जाना चाहता था, लेकिन जब मही ने उसे खुद ही जाने को कहा तो वो उसे एक ऑर्डर की तरह पूरा करने लगा। संजना की हालत देखने के बाद वो मही की बात काटने की गलती से भी नहीं करना चाहता था। तो मही को मृत्युंजय से मोहब्बत हो गई। आई नो कि कुछ लोग कहेंगे ये गलत है, मृत्युंजय ने उसके भाई के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी वो उसके लिए फीलिंग्स रखने लगी। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये फीलिंग्स है जो कभी भी किसी के लिए भी आ सकती है। कभी कभी हम ऐसे लोगों से भी प्यार करने लगते हैं जो बहुत गलत होता है। इसलिए मही के साथ भी वही है। वो दिन रात मृत्युंजय के साथ रहती है और मैन बात कि वो उसका पति है तो उसके लिए मही के दिल में जज्बात आना बहुत नॉर्मल सी बात है। और रही उसके भाई की बात, तो हाँ वो अपने भाई से भी बहुत प्यार करती है और इसलिए वो चाहते हुए भी अपना प्यार का इजहार नहीं कर सकती क्योंकि उसका भाई का प्यार उसे ये करने नहीं देगा। उसकी नाराजगी भी है अभी मही के अंदर। और दूसरी बात, मुझ पर यकीन रखिए, मैं किसी भी कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगी। एपिसोड 17, चली जाना, मगर पहले मुझे मेरी प्यास तो बुझा लेने दो। शांति कुंज। रॉकी मृत्युंजय के कपड़े लेकर आया था और वो उन कपड़ों को देकर वापस जा चुका था। मही ने उससे रुकने को कहा, लेकिन मृत्युंजय के डर से वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। मही अपनी दादी के साथ किचन में थी। उसकी दादी ने मही से कहा, मही। मही ने काफी को छानते हुए जवाब दिया, जी दादी। उसकी दादी ने कहा, आज लेट उठी तुम, तबीयत तो ठीक है ना? इस पर मही ने कहा, हाँ ठीक है, आप क्यों पूछ रही है? दादी ने कहा, इससे पहले तुम लेट नहीं हुई ना? वैसे कल रात को मृत्युंजय आया था, मैंने उसकी कार देखी बाहर।
दादी की बात सुनकर मही के काम करते हाथ रुक गए। उसके चेहरे पर कुछ लाल रंग सी रंगत निखरती हुई आने लगी। उसने कुछ पल खामोश रहकर कहा, हाँ। दादी ने मही को देखा, फिर कहा, तो वो अभी है या चला गया? इस पर मही ने नीचे सिर झुका लिया और कहा, हम है कमरे में। दादी अब थोड़ा सा मुस्कुरा दी। उन्होंने गैस पर रखी सब्जी को देखते हुए कहा, मही सब्जी जल रही है, देखो। मही जल्दबाजी में ही देखने लगी। उसके हाथ हड़बड़ी में इधर उधर चल रहे थे। तभी दादी आकर उसके पास ही खड़ी हो गई और बोली, मृत्युंजय से कहा करो कि जल्दी सो जाया करे, अपने ससुराल में भी अगर लेट उठ हुई तो अच्छा नहीं लगेगा। अब की बार मही ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे दादी से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वही दादी धीरे धीरे हंसते हुए किचन से बाहर आ गई। वो आज बहुत खुश थी। उनकी सारी टेंशन, सारी परेशानी मही के शर्माते चेहरे ने दूर कर दी। जब मही और मृत्युंजय की शादी हुई थी तब उन्हें यही चिंता सता रही थी कि इन दोनों का रिश्ता कैसा होगा, मगर अब उन दोनों को देखकर उन्हें दादू का फैसला सही लग रहा था। दादी के जाने के बाद मही ने अपनी आंखें खोली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जल रहा हो। मही ने एक गहरी सांस लेकर खुद को ठीक किया, फिर वापस खाने पर ध्यान देने लगी। इधर मृत्युंजय तैयार होकर नीचे आया। उसने हाल में देखा वहाँ कोई नहीं था, फिर पलट कर किचन की तरफ देखा जहाँ मही खड़ी थी। मही को देखकर वो किचन में ही आ गया। वो कुछ देर किचन के गेट पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। मही ने आज एक व्हाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिस पर गोल्डन वर्क से डिजाइन की हुई थी वो, और उसका दुपट्टे का एक सिरा कंधे पर तो एक हाथ पर पड़ा था। बाकी वो पहले की तरह ही तैयार हुई थी। मही खाना बनाने में इतनी मग्न थी कि उसे अपने आसपास किसी चीज का होश नहीं था। मृत्युंजय को उसका खुद से इतना बेखबर रहना पसंद नहीं आया, क्योंकि शायद वो चाहता था कि मही उसकी आहट को पहचान जाए। मृत्युंजय उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ मही के दोनों तरफ स्लैब पर रख दिए और अपना चेहरा मही के एक तरफ कर लिया। मही अचानक किसी की सांसें खुद पर महसूस करते हुए सिहर गई, क्योंकि वो जान गई कि ये मृत्युंजय ही है। उसने हाथ में पकड़ी चम्मच पर आपकी पकड़ मजबूत कर ली। मृत्युंजय ने भी अपना चेहरा उसके गाल से सटा लिया। तब मही ने मृत्युंजय से कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई काम था? मही की आवाज धीमी और बार बार लड़खड़ा रही थी। वही मृत्युंजय ने अपना हाथ स्लैब से हटाकर मही की कमर पर रखा, फिर दूसरे उसके खुले बालों को एक साइड करते हुए कहा, हम। मही ने पहले अपनी बढ़ती सांसों को संभाला, जिनकी वजह से उसकी बॉडी भी कुछ अलग ही रिएक्ट कर रही थी। फिर कहा, क्या चाहिए आपको? इस पर मृत्युंजय ने उसके नेक पर किस करके उसके कान के पास जाते हुए कहा, तुम। मृत्युंजय की बात सुनकर मही ने स्लैब को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा ऐसा था मानो किसी ने लाल रंग में उसे नहला दिया हो। एक तरफ मही को घबराहट भी हो रही थी तो वही दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था कि कहीं दादी यहाँ न आ जाए। उसने मृत्युंजय की बाहों से कसमसाते हुए कहा, मुझे छोड़िए और अब बाहर जाकर बैठिए, दादी यही है, अगर वो किचन में आ गई तो। मृत्युंजय ने मही को बात को इग्नोर कर दिया। उसे किसी बात का डर नहीं था, चाहे कोई भी आए। उसने मही के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, तो आ जाने दो। मृत्युंजय की बात सुनकर मही को गुस्सा आ गया। वो उसकी तरफ मुड़कर बोली, आप। तभी मृत्युंजय ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मही तो हैरान ही रह गई। वो मृत्युंजय के कंधे पर हाथ मारकर उसे खुद से दूर करने लगी। मही की नजर बार बार किचन बाहर जा रही थी। वही मृत्युंजय को जैसे उसके मारने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मही के होठों में खोया हुआ था। उसने मही को स्लैब से लगा दिया था और अपने दोनों हाथ स्लैब पर ही रखे थे। तभी मही की नजर किचन में आती दादी पर पड़ी। उसने मृत्युंजय को तेजी से खुद से दूर धकेला और खुद मुड़कर खड़ी हो गई। वही मृत्युंजय मही के धक्का देने से गुस्से में आ गया। उसकी आंखें सर्द हो गई। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से आती एक आवाज ने उसे रोक लिया। मृत्युंजय, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी की आवाज सुनकर मही तो घबरा गई, मगर मृत्युंजय नॉर्मल था। उसने मही की तरफ देखते हुए कहा, प्यास लगी थी दादी, इसलिए यहाँ चला आया। इस पर दादी बोली, ओ अच्छा, तो पी लिया पानी? मृत्युंजय ने कहा, नहीं अभी नहीं। मृत्युंजय की बातों का मतलब मही समझ रही थी। वो बार बार अपनी नजरें चुरा रही थी। वही दादी ने मही से कहा, मही मृत्युंजय को पानी दे दो, बेटा बाहर जाकर बैठिए, मही आपके लिए पानी ले आएगी। इस पर मृत्युंजय ने मही से कहा, रूम में लेकर आना, और फिर वहां से चला गया। तभी दादी मही के पास आए और बोली, मही अब जाओ भी। मही ने हल्का मुस्कुराकर कहा, जी दादी। वो फ्रिज के पास गई और उसमें से बोतल निकालकर एक गिलास में पानी निकाल लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर कमरे में मृत्युंजय अपने फोन में मेल्स देख रहा था। मही के आने पर भी उसने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। मही ने पानी का गिलास उसके पास टेबल पर रखा और कहा, आपके लिए पानी।
फिर वो मुड़कर जाने लगी, तभी मृत्युंजय उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और दूसरे हाथ से अपने फोन को पेंट की पॉकेट में रखकर उससे मही की कमर को पकड़ लिया। मही अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी और बोली, आपको पानी पीना था न, तो मैं ले आए, अब आप मुझे जाने दीजिए। इस पर मृत्युंजय बोला, चली जाना, मगर पहले मुझे मेरी प्यास तो बुझा लेने दो। इतना कहकर उसने मही के होठों पर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया। मही ने उसकी बातों का मतलब समझने में देर कर दी। थोड़ी देर बाद मही नीचे आई, उसने डाइनिंग टेबल पर रखे जग का पानी गिलास में डाला और उसे पी गई। तभी वहाँ शुभ आ गया। वो मही से बोला, क्या हुआ दी, आप ठीक हो? इस पर मही बोली, हाँ मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुभ आगे कुछ कहने वाला था, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे फोन पर गई। वो बोला, दी ये किसका फोन है? मही ने फोन को देखा तो उसे मृत्युंजय के दिए हुए पैकेट की याद आ गई, उसी में तो निकला था ये फोन। वो शुभ से बोली, ये मेरा है, उन्होंने मुझे दिया है। शुभ ने वो फोन उठा लिया और बोला, हम वैसे चॉइस अच्छी है जीजा जी की। शुभ ने जीजा जी पर कुछ खास ही जोर दिया था जिस और मही ने उसे टोका। शुभ तो शुभ अपनी दी को देखकर बोला, ओके ओके, आगे से ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन सच में उनकी चॉइस काफी अच्छी है। ये फोन कितना महंगा है न, उतना ही अच्छा भी है, इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं। मही ने अपना सिर हिला दिया। वो जानती थी कि शुभ को फोन, कंप्यूटर से कितना प्यार है। मही ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, तुम यहाँ आओ, देखो आज मैं जा रही हूँ, इसलिए तुम दादू और दादी को ज्यादा परेशान मत करना, मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। इस पर शुभ उदास होकर बोला, मत जाओ नादी, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर उसने मही के गोद में अपना सिर रख दिया तो मही मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपने हाथ फिराने लगी और बोली, शुभ मैं कहा तुमसे दूर हूँ, मुंबई में तो हूँ, जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? अब तुम उदास मत रहो, मेरा भाई हंसता खेलता हुआ ही अच्छा लगता है। इस पर शुभ मुस्कुराने लगा और बोला, दी आप वहाँ खुश तो है न? इस पर मही बोली, हाँ मैं खुश हूँ। इस पर शुभ ने कहा, मगर वो लोग? मही ने उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहा, शुभ मेरा उनसे नया रिश्ता जुड़ा है, थोड़ा वक्त तो लगेगा न उसे मजबूत बनने में, और तुम अपनी दी पर तो भरोसा रखते हो न? अगर मैं कह रही हूँ तो मतलब मैं ठीक हूँ, खुश भी हूँ, तुम परेशान मत हो। उसकी बात सुनकर शुभ को जैसे सुकून मिल गया, उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। अब तक मृत्युंजय और दादी दादू भी वहाँ आ गए थे। मृत्युंजय ने मही को चलने को कहा, मही भी तैयार ही थी। दादी ने उन्हें कुछ गिफ्ट दिए जिसे मृत्युंजय ने लेने से इनकार कर दिया। दादी कुछ काम के लिए मही को लेकर चली गई। दादू भी एक इम्पोर्टेंट कॉल की वजह से दूसरी तरफ चले हुए। तभी शुभ मृत्युंजय से बोला, आप मेरी बहन नहीं मेरी माँ को लेकर जा रहे हैं। बचपन से उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, मुझे कभी भी माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। ये समझ लीजिए कि मेरी दी ने ही मुझे पाला है। मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता क्योंकि जाने अनजाने आप मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी जगह ले चुके हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बहन को खुश रखें, उनके आंखों में कभी आंसू न आने दे। मृत्युंजय बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था। वो शुभ की नम आंखें देखकर बोला, मुझे लगा था कि तुम कुछ अलग होगे, मगर तुम भी अपनी बहन की तरह हो। इस पर शुभ के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन मृत्युंजय की आगे की बात सुनकर चली भी गई। इमोशनल फूल, शुभ उसे घूरते हुए बोला, हम इमोशनल फूल नहीं है, बस आप कुछ ज्यादा ही हार्टलेस है। वैसे मैं कल से आ जाऊंगा ट्रेनिंग पर, मगर आप भी मेरे बातों को ध्यान में रखना। मृत्युंजय ने उसकी बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तब तक वहां मही भी आ गई और वो दोनों वहां से बाहर कार की तरफ आ गए। तभी मृत्युंजय का फोन बजा। उसने एक नजर अपने फोन पर डाली और उसे कान पर लगाकर हेलो। उधर से किसी की बात सुनने के बाद मृत्युंजय के जबड़े कस गए, उसके हाथों की पकड़ फोन पर टाइट हो गई। उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। मही जो उसके चेहरे के हर भाव को देख रही थी, वो उससे बोली, क्या हुआ, सब ठीक है न? इस पर मृत्युंजय ने कहा, कार में बैठो। मही जान तो गई थी कि कुछ बात तो हुई है, मगर उसने अभी कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। मृत्युंजय भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसके घर से कुछ दूर जाकर ही मृत्युंजय की कार के पीछे 12-13 कार उसके पीछे पीछे चलने लगी। ये मृत्युंजय के गार्ड थे। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। मही ने बाहर आकर उस ऑफिस के टॉप पर लिखे नाम को पढ़ा, जिस पर इंग्लिश में वीएम लॉ फर्म लिखा हुआ था। मही को याद आया कि ये विवान की फर्म थी। मृत्युंजय के पीछे आ रही कार भी रुक गई। उनमें से गार्ड ने बाहर निकलकर मही और मृत्युंजय को घेर लिया। ठीक उसी वक्त केशव मृत्युंजय के पास आकर बोला, सर पूरा फर्म खाली करा दिया गया है। मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा, उसने मही का हाथ पकड़ा और फर्म के अंदर चला गया। मीटिंग रूम में इस विवान और अक्षय एक तरफ खड़े हुए थे। वो दोनों अपने सामने बैठे शख्स को गुस्से से देख रहे थे। वही उनके सामने बैठा शख्स एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देख रहा था, मगर जैसे ही वहां किसी के कदमों को आवाज गूंजी तो वो शख्स भी उठकर खड़ा हो गया।
सामने से मृत्युंजय आ रहा था और उसके पीछे केशव और डेविड था। मृत्युंजय को देखकर वो शख्स बोला, आओ मृत्युंजय, मैं बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर उसने टेबल पर रखी स्वीट्स और गिफ्ट को देखकर कहा, तुम्हारा मुंह मीठा कराना था, आखिर अब हम रिश्तेदार जो बन गए हैं। मृत्युंजय ने टेबल पर रखे सामानों को एक नजर देखा, फिर उस शख्स को अपनी ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, अपने आने की वजह बताओ आशुतोष देवान। आशुतोष एक मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है, तुम हमेशा काम की बात करते हो। खैर अब पूछ लिया है तो बता देता हूँ, मुझे तुम्हारे हारे हुए चेहरे का रंग देखना था मृत्युंजय मीरानी, मगर अफसोस शायद अब और कुछ करना होगा। जानते हो कितनी ही कोशिश की मैंने तुम्हें हराने की, उस संजना को भगाया ताकि सरेआम तुम्हारी बदनामी हो, लेकिन तुमने फिर भी शादी कर ली। मगर जब तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ मेरे घर आई तब मुझे लगा कि अब मैंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन इस बार भी मैं गलत था। ये कहते हुए उसकी नज़र मीटिंग रूम के बाहर बैठी मही पर गई, जो कुछ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। एक पल के लिए आशुतोष उसे देखता रह गया, फिर वो मृत्युंजय को देखते हुए बोला, क्योंकि तुम तो बेहद खुश हो अपनी शादीशुदा जिंदगी में, मगर ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे। मेरी बहन की मारकर तुम खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एपिसोड 18 मृत्युंजय की वार्निंग, बोल्ड रोमांस। आशुतोष की बात सुनकर विवान ने गुस्से से कहा, मृत्युंजय पर इल्जाम लगाना बंद करो, उसने तुम्हारी बहन को नहीं मारा और तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारी उस बहन की वजह से हमने क्या खोया है। इस पर आशुतोष भी गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो, मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, वो तो पसंद करती मृत्युंजय को, लेकिन इसने क्या किया, इसने मेरी बहन को सबके सामने जलील किया, उसे इतना मेंटली टॉर्चर किया कि मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। अगर ऐसा ही कोई तुम्हारी बहन, उसने अभी इतना ही कहा था कि अक्षय ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वही विवान भी बहुत गुस्से से उसे देखने लगा, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और मृत्युंजय उसे देखकर ही लग रहा था कि अगर उसने अपनी बात पूरी की होती तो अगले ही पल आशुतोष देवान इस दुनिया से जा चुका होता। अक्षय ने उसे गुस्से से देखा और कहा, मेरी बहन को अगर कुछ किया तो जिंदा नहीं बचोगे तुम। इस पर आशुतोष देवान हंसते हुए बोला, क्या बात, जब अपनी बहन की बात आई तो हाथ तक उठा लिया और दूसरों की बहन का क्या। हाँ। फिर उसने अक्षय के हाथ से अपने कॉलर को छुड़वाया और कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन बिल्कुल सेफ है, हम अपनी बहुओं को बेटी की तरह सम्मान देते हैं और वैसे भी अब वो हमारे घर की है, इसलिए उसे हम क्या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इतना तो मैं जानता हूँ, मीरानी खानदान की लड़कियाँ कमजोर तो बिल्कुल नहीं होती, वो खुद को प्रोटेक्ट करना जानती है, इसलिए अपनी बहन के लिए बेफिक्र रहो। मगर इतना कहकर आशुतोष ने मुड़कर मृत्युंजय की तरफ देखा और कहा, मगर तुमने मेरी बहन की जगह किसी और को देकर ठीक नहीं किया मृत्युंजय, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। वैसे बहुत मासूम है, लगती है तुम्हारी बीबी शायद तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानती, क्यों है न। तो मृत्युंजय उसे अपनी नीली सर्द आंखों से देखते हुए बोला, तुम मेरे सामने खड़े होने लायक नहीं हो आशुतोष देवान, मगर फिर भी खड़े हो, जानते हो क्यों, क्योंकि मैंने तुम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और रही बात तुम्हारी बहन की, तो अगर वो खुद नहीं मरती तो मैं उसे मार देता। ये सुनकर आशुतोष गुस्से से चीखते हुए उसके कॉलर को पकड़ने को हुआ ही था कि मृत्युंजय की कंपा देने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके हाथ जहां थे वहीं रुक गए। मृत्युंजय ने अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए सर्द आवाज में कहा, कोशिश भी मत करना, वरना विधवा औरतों में तुम्हारा बीबी का नाम भी शामिल हो जाएगा। और दूसरी बात, अपनी नजर को काबू में रखो, क्योंकि अगर मैं करने पर आया तो देखने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा, अंडरस्टैंड। आशुतोष ने गुस्से से अपने हाथ को नीचे किया और वहां से चला गया। वो मीटिंग रूम से बाहर आया, तभी एक बार फिर उसकी नजर मही पर पड़ी। वो वहां अकेली नहीं थी, बल्कि मृत्युंजय के कुछ गार्ड एक अच्छी खासी दूरी पर उसे घेरे खड़े थे। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी कीमती खजाने की महफूज रखा जा रहा हो। आशुतोष को अचानक मृत्युंजय की बात याद आ गई, उसने अपनी नजरें घुमा ली। वो खुद से बोला, पता नहीं उस जल्लाद को तुम जैसी मासूम लड़की क्यों मिल गई। खैर जो भी हो, तुम अब मृत्युंजय मीरानी की बीवी हो और उसे हराने के लिए अगर मुझे तुम्हारा इस्तेमाल भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मीटिंग रूम में मृत्युंजय ने अक्षय से कहा, मही को लेकर घर जाओ। इस पर अक्षय हाँ में सिर हिलाकर चला गया। वो बाहर आया जहां मही बैठी हुई थी। मही बाहर पार्क में खेलते बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थी। अक्षय उसके पास आकर बोला, भाभी। मही ने हैरानी से मुड़कर देखा। वो अक्षय को यहाँ देखकर थोड़ा हैरान होते हुए बोली, अक्षय तुम यहाँ। इस पर अक्षय बोला, जी भाभी, विवान भाई ने बुलाया था, आप मेरे साथ चलिए, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। इस पर मही ने कहा, मगर तुम्हारे भाई। अक्षय ने मीटिंग रूम की तरफ देखते हुए कहा, भाई को अभी टाइम लगेगा, उन्होंने ही कहा है कि मैं आपको ले जाऊं। इस पर मही अपना सिर हिलाकर उसके साथ चली गई। मीटिंग रूम में मृत्युंजय सिगरेट के कश ले रहा था और उसके पास खड़ा विवान उससे कुछ कह रहा था।
मृत्युंजय, अगर उस आशुतोष ने ईशा के साथ कुछ किया तो? इस पर डेविड बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसने अपने फोन को ऑन करके उसमें चलती एक वीडियो दिखाने लगा, जिसे देखकर विवान के होश उड़ गए। वो हैरानी से डेविड से बोला, ये क्या है? इस पर डेविड ने कहा, पूरा देवान मेंशन हमारी निगरानी में है, वहाँ हमारे कुछ गार्ड हमेशा एक्टिव रहते हैं। अगर हमें जरा भी कुछ गलत लगा तो हमारे गार्ड है मिस ईशा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस पर विवान ने अपना सिर हिला दिया। फिर उसने मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहा, तुम कब से जानते हो इस बारे में? इस पर मृत्युंजय ने अपनी सिगरेट को पैरों के नीचे मसलते हुए कहा, जब से वो शादी करके पुणे गई थी। मृत्युंजय को ईशा की खबर तब लगी थी जब उसने दीपक से शादी कर ली थी, वरना अब तक तो मृत्युंजय ईशा को वापस ला चुका होता। उसकी बात सुनकर विवान कुछ कहने ही वाला था, तभी मृत्युंजय अपनी सख्त आवाज में बोला, एक और शब्द नहीं, उस लड़की की प्रोटेक्शन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी वो मेरी बहन थी, उसने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। विवान उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वो अच्छे से जानता था कि अगर एक बार कोई उसकी नजरों से उतर जाए तो फिर मृत्युंजय उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, फिर चाहे वो शख्स मार ही क्यों न जाए। विवान ने कुछ सोचकर उससे कहा, जय, मैं मही के बारे में बात कर रहा था। तुम आशुतोष को जानते हो, कहीं वो तुम्हें हराने के चक्कर में मही को बीच में न ले आए। इस पर मृत्युंजय ने उसे एक नजर देखते हुए कहा, तो तुम मुझे भी अच्छे से जानते हो विवान। विवान अब खामोश हो गया। कहीं न कहीं वो उसकी बातों का मतलब बहुत हद तक समझ गया। ये बात उसने जितने नॉर्मल तरीके से कही थी उसका मतलब इतना नॉर्मल नहीं थी। मही रोज कैसल में आकर सबसे मिली। निर्मल जी उसे देखकर बहुत खुश हुई। खुश तो शालिनी जी भी हुई थी, मगर उन्होंने ज्यादा जाहिर नहीं होने दिया। आदि इस वक्त घर पर नहीं था। मही सबसे मिलकर अपने कमरे में चली गई। मही जब कमरे में आई तो वो बिखरा पड़ा था। मही को तो लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो। वो हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। मही इतना तो समझ गई कि ये सब मृत्युंजय ने किया है, क्योंकि उसके और मृत्युंजय के अलावा इस फ्लोर पर किसी को आने को इजाजत ही नहीं थी, और वो जब गई थी तो रूम साफ था। जाहिर है फिर ये मृत्युंजय ही करेगा। मही ने ज्यादा न सोचकर सफाई करना शुरू किया। कुछ देर में ही पूरा कमरा साफ हो गया। मही अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। रात का वक्त, दिन के बाद सब अपने रूम में जा चुके थे, लेकिन मही हॉल में ही बैठी थी। रात के 12 बज रहे थे, मगर वो अब भी जग रही थी क्योंकि मृत्युंजय अब तक घर नहीं आया था। मही उसी का वेट कर रही थी। उसके हाथ में एक मैगजीन थी जिसे पढ़ते हुए वो टाइम काट रही थी। लगभग 12:30 बजे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई तो मही ने उठकर दरवाजा खोला। सामने मृत्युंजय था। मही को देखकर मृत्युंजय ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, तुम अब तक जग रही हो? इस पर मही ने दरवाजे से हटकर इसके पीछे अंदर आते हुए कहा, हाँ, वो मैं आपका वेट कर रही थी। सब डिनर करके सो चुके, आप डिनर करेंगे? इस पर मृत्युंजय ने कहा, नहीं, और ऊपर चला गया। मही भी सिर हिलाकर किचन की तरफ आ गई और सारा खाना फ्रिज में रख कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आते ही अपने कपड़े लेकर क्लोजेट रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो कमरे में आई तो कमरा खाली थी। उसे लगा कि मृत्युंजय अपने स्टडी रूम में होगा, इसलिए वो सोने के लिए जाने लगी, मगर कुछ सोचकर बालकनी में चली गई। बालकनी में मृत्युंजय रेलिंग के पास खड़ा था। उसके होठों के बीच सिगरेट दबी थी। मही ने ये देखकर अपनी सिकोड़ ली। वो भी वही पास में खड़ी होकर बोली, ये अच्छी आदत नहीं है। मृत्युंजय को मही का आने का अंदाजा बहुत पहले से था। उसे उसकी बातों से कोई हैरानी नहीं हुई। वो वैसे ही बोला, आदत नहीं, लत है ये। इस पर मही ने उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह से सिगरेट निकाली और कहा, तो किसी को इतना करीब करना ही नहीं चाहिए जो वो आपकी लत बन जाए। उसकी बात सुनकर मृत्युंजय की नीली शक्त नजरें खुद ब खुद ही उस पर चली गई, जिनका मतलब मही की समझ से परे थे। मृत्युंजय ने कुछ ही पल में उससे नजरें हटाकर उसके हाथ से सिगरेट लेकर उसे अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए कहा, दोबारा ये करने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर वो अंदर चला गया और मही में सिर हिलाते हुए सामने देखने लगी। अभी उसे कुछ ही वक्त हुआ था खड़े हुए कि उसके सिर में तेज का दर्द उठा। मही ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। आज सुबह से ही उसके सिर में दर्द हो रहा था क्योंकि उसने गलती से एक इलायची खा ली थी जिससे उसे एलर्जी है। मही ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो वहीं पास पड़े सोफे पर बैठ गई और अपना सिर उसी हेड रेस्ट पर रखकर कुछ देर आराम करने लगी। दवाई तो उसने ले ली थी, मगर इसका असर जरा हल्के होता था, इसलिए मही को कभी कभी सिर के दर्द से भी गुजरना पड़ता था। जब उसे ठीक लगा तो वो कमरे में वापस आ गई। मृत्युंजय सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मही ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपनी जगह पर जाकर लेट गई। तकरीबन 1 घंटे बाद मृत्युंजय की नज़र मही पर गई। उसके बाद वो अपनी नजरें उससे नहीं हटा पाया। मही के होठों पर मुस्कुराहट थी। वो अपने फोन में कुछ देख रही थी। मृत्युंजय की नीली शक्त नजर उसके होठों पर नजर अटक गई। वो अब चाहकर भी अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। मृत्युंजय ने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद की, फिर अपना लैपटॉप साइड रखकर मही के पास जाने लगा।
मही जो अपने फोन में लगी थी वो मृत्युंजय को अपने सामने देखकर घबरा गई। मृत्युंजय ने उसके फोन को दूसरी साइड पर फेंका और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। मही तो बस अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर उसे देख रही थी क्योंकि वो उसे रोक नहीं सकती थी। मृत्युंजय उसे डीप और पैशनेट होकर किस कर रहा था। मही ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बालों में अपने हाथ डाल दिए। मृत्युंजय मही के होठों में खो चुका था। उसके हाथ मही के कुर्ते के अंदर थे जिसे वो ऊपर की तरफ ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ और उसके ऊपर से उठ गया। मही उसे देखने लगी मगर फिर अपनी नजरें फेर ली क्योंकि मृत्युंजय अपनी टी शर्ट निकाल रहा था। उसने वैसे ही मही को भी अपने तरफ खींचा। मही एक झटके के साथ उसके दोनों हाथों के बीच आ चुकी थी। वो हैरान होती बड़ी आंखों से मृत्युंजय को देख रही थी। उसके दोनों हाथ मृत्युंजय कंधे पर अपनी ग्रिप बनाए हुए थे, तो वही मृत्युंजय के पीठ पर रखे दोनों हाथ अब मही के कुर्ते के अंदर पहुंच चुके थे, जिसे महसूस करके मही ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने नीचे वाले होठ को दांतों के बीच दबा लिया। मृत्युंजय ने उसके कुर्ते को ऊपर करके उतार दिया। मही ने शर्म से अपनी गर्दन नीचे कर ली और उसके सीने में अपने चेहरे को छुपा लिया। मही के बाल जो उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, मृत्युंजय ने उन्हें एक साइड किया, फिर उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए। मृत्युंजय के होठों की छुअन से मही के हाथों की ग्रिप मजबूत होती जा रही थी जो मृत्युंजय के बॉडी पर निशान बना रहे थे, मगर मृत्युंजय को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। मही की ऊपर बॉडी नेक थी और मृत्युंजय की भी। वो आज पूरे 5 दिन की कसर पूरी करना चाहता था। वही मही का दिया इस वक्त बहुत तेजी से धड़क रहा था। मही बेड पर लेटी थी और उसके गले पर बाइट के निशान थे। मही की तेज सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मृत्युंजय की स्ट्रेंथ वैसे भी मही से ज्यादा थी, इसलिए मही का मृत्युंजय को झेल पाना बहुत मुश्किल था। मही की बॉडी मृत्युंजय की सख्त और मजबूत शरीर के नीचे दबी थी। मृत्युंजय ने उसके हाथों को अपने हाथों की उंगलियों के बीच दबाते हुए उसके कॉलरबोन पर किस करने लगा और जगह जगह बाइट भी कर रहा था। तभी अचानक मही ने मृत्युंजय को खुद से दूर किया और खुद उठकर बैठ गई। एपिसोड 19 मृत्युंजय की केयर। एक सच। मही के अचानक दूर जाने से मृत्युंजय को गुस्सा आया। उसने मही को अपनी तरफ घुमाया, लेकिन जब उसका चेहरा देखा तो उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि मही का चेहरा दर्द से लाल पड़ चुका था। उसने मही के गाल पर हाथ रखकर कहा, व्हाट हैपन, क्या हुआ है तुम्हें? इस पर मही ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, वो। मृत्युंजय अब इरिटेट हो चुका था। उसने सख्त आवाज में कहा, साफ साफ बताओ बीबी। इस पर मही ने धीरे से कहा, मेरे पीरियड आए हैं इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। इस पर मृत्युंजय कुछ पल खामोश रहा, फिर उसे देखते हुए बोला, और तुम मुझे कब बताने वाली थी? इस पर मही ने सिसकते हुए कहा, कभी नहीं। मृत्युंजय एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। ये लड़की उससे डरती भी थी मगर उसे जवाब भी बराबर देती थी। मृत्युंजय ने बेड पर लेटाया और उसे अपनी बाहों में सुलाते हुए बोला, सो जाओ। इस पर मही ने कहा, पर मेरा सूट। मृत्युंजय उसकी बात काटते हुए बोला, अगर तुम नहीं सोई तो तुम्हारी हालत का भी लिहाज नहीं करूंगा। ये कहते हुए उसने मही की कमर पर अपना हाथ रख दिया। मही के लिए ये सिचुएशन बहुत ओकेर थी मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। मही को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मगर मृत्युंजय की वजह से वो चुपचाप लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय उसकी तरफ पलटा और उसका चेहरा देखते हुए बोला, इट्स पेनिंग। इस पर मही ने हाँ में सिर हिला दिया। उसका चेहरा और पहले ही लाल पड़ चुका था और माथे पर दर्द भरी शिकन भी साफ दिखाई दे रही थी। मृत्युंजय बेड से उठ और हॉट वाटर बैग ले आया और उसे मही के पेट के पास रख दिया। फिर एक गीले कपड़े से उसने मही का चेहरा साफ किया। उसका बॉडी भी गर्म थी, जाहिर है दर्द की वजह से ही उसे बुखार आया था। उसने मही के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया, फिर उसे अपनी बाहों में लेकर लेट गया। मही ने मृत्युंजय के सीने में अपना चेहरा छुपा रखा था और मृत्युंजय उसके सिर को बार बार सहला रहा था। इतने कम्फर्ट के बाद मही को नींद आ ही गई। अगली सुबह मही जब उठी तो मृत्युंजय वहां पर नहीं था। मही ने खुद को देखा, वो सूट पहनी हुई थी। उसे हैरानी हुई, ये कैसे? फिर कुछ सोचकर चुप हो गई। उसके मन में एक ही शख्स का ख्याल आया, मृत्युंजय, भला उसके अलावा कौन होगा? इसी के साथ मही के जहन में कल रात की सारी यादें ताज़ा हो गई। पीरियड्स के टाइम पर उसे अक्सर इतना ही दर्द होता था और उसकी दादी ही उसका ख्याल रखती थी, लेकिन अपनी बढ़ती उम्र की वजह से वो खुद भी काफ़ी बीमार रहती थी, इसलिए जिस तरह से मृत्युंजय ने उसका ख्याल रखा था वैसे उन्होंने कभी नहीं किया था। मही मृत्युंजय के बारे में सोचकर बोली, केयरिंग है मगर दिखाते नहीं है। ये कहकर मही ने टाइम देखा, फिर बाथरूम में चली गई। इस बार मही मृत्युंजय के बारे में गलत थी क्योंकि वो ऐसा था ही नहीं। हाँ, वो अपनी फैमिली से प्यार करता था मगर इस हद तक किसी का ख्याल कभी नहीं रखा था और न ही वो कभी रखने वाला था। किसी को पैम्पर करना, किसी की बात मानना और किसी को खुद से आगे रखना, ये मृत्युंजय की आदत नहीं थी। वो तो एक मगरूर किस्म का शख्स था जो जान लेना तो जानता था मगर माफ करना नहीं। लेकिन मही ये इस दुनिया में इकलौती ऐसी लड़की थी जो एक ऐसे मृत्युंजय को बाहर आने पर मजबूर करती थी जो उसके अंदर कभी मौजूद
मौजूद ही नहीं था। मही वो पहली और आखिरी लड़की है जिसके लिए मृत्युंजय केयरिंग हुआ था, क्योंकि इस मृत्युंजय को सिर्फ मही ही सामने ला सकती है। मही रेडी होकर नीचे आए। आज का माहौल थोड़ा अलग था, सब कहीं जाने की तैयारी में थे। मही ने निर्मल जी से कहा, माँ आप लोग कहीं जा रहे हैं? इस पर निर्मल ने कहा, सिर्फ हम नहीं तुम भी हमारे साथ जाओगी। मही ने कहा, मगर कहा? तो निर्मल ने कहा, मंदिर। मही मंदिर जाने के लिए कभी न नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो गई। तभी अक्षय ने निर्मल को एक तस्वीर दे दी। मही उस तस्वीर को देखकर बोली, माँ ये तस्वीर किसकी है? मही की ये बात पीछे आती शालिनी जी ने सुन ली। वो एक पल के लिए रुक गई और उस तस्वीर को देखने लगी। फिर निर्मल से बोली, भाभी मैं बाहर जा रही हूँ। निर्मल ने उन्हें हाँ मैं सिर हिलाकर जाने का इशारा किया। फिर मही से कहा, ये शोभित है, मृत्युंजय और विवान का भाई, शालिनी का बेटा। मही उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो तो जानती ही नहीं थी इस बारे में। उसने आगे कुछ पूछना चाहा, मगर तब तक वहाँ विवान आ गया और वो बोला, क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, चलना नहीं है? इस पर निर्मल बोली, चलना है, तुम जाओ हम आते हैं। इस पर विवान सिर हिलाते हुए चला गया। निर्मल ने फिर मही की तरफ देखा और कहा, सारी बातें तुम्हें खुद पता चल जाएगी। इस पर मही भी सिर हिलाकर उसके पीछे चल दी। मंदिर में पूरा मीरानी परिवार मंदिर में बैठा था। शालिनी जी और राजेंद्र बीच में बैठे थे और सामने शोभित की तस्वीर रखी थी और उस पर फूलों का हार चढ़ा था। मही को उस बात से ज्यादा बड़ा झटका उसे इस बात का लगा था कि शोभित इस दुनिया में नहीं है। पूजा खत्म होने के बाद वो मंदिर के पीछे की तरफ आकर खड़ी हो गई। वहाँ और भी कई सारे लोग अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, मगर विवान की आवाज ने उसे होश में ला दिया। क्या हुआ मही? इस पर मही बोली, ये सब कैसे हुआ? विवान जानता था कि वो शोभित के बारे में बात कर रही थी। विवान भी उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, शोभित हमसे 1 साल छोटा था। मृत्युंजय तो बहुत पहले से ही फैमिली से दूर रहता आया है और मेरा भी नेचर बहुत शांत है, लेकिन शोभित वो जितना सेंसिटिव था उतना ही शरारती भी था। अक्षय और आदि से भी ज्यादा हम सब उसकी शैतानी देख देख कर बड़े हुए हैं। बहुत कुछ गलत था हमारी जिंदगी में, पर बहुत कुछ ठीक भी था। शोभित हमेशा खुश रहने वाला इंसान था, मगर तब तक जब तक उसकी जिंदगी में वो लड़की नहीं आई थी। इस पर मही ने कहा, लड़की? विवान ने हाँ मैं सिर हिलाकर कह, हाँ लड़की नैना, वो शोभित के साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी, वहीं इन दोनों को दोस्ती हुई। नैना ने शोभित को बताया कि वो एक गरीब घर से है, एक मिडिल क्लास फैमिली से। वो शोभित से हर बात शेयर करती थी। उसकी मुश्किलों और दर्द ने शोभित के दिल में खुद के लिए हमदर्दी पैदा कर दी, और कब ये हमदर्दी प्यार में बदल गई ये खुद शोभित भी नहीं जानता था। वो नैना को हमारे घर लेकर आया और अपनी गर्लफ्रेंड कहकर हमें उससे मिलवाया था। नैना के बारे में सब जानते थे सिवाय मृत्युंजय के, क्योंकि मृत्युंजय काफी महीनों से अमेरिका में था। मैंने भी उसे कुछ नहीं बताया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मही ने उसे देखा, फिर कहा, गलती क्यों विवान भैया? इस पर विवान ने कहा, गलती ही थी मही, क्योंकि वो लड़की नैना किसी गरीब फैमिली से नहीं बल्कि देवान फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका भाई महाराष्ट्र का बहुत बड़ा होटलियर था। वो शोभित के करीब आई ताकि उसके जरिए मृत्युंजय तक पहुंच सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मृत्युंजय काफी महीनों से कैसल आया ही नहीं यहाँ तक। फिर भी सब ठीक था, चीजें तब ज्यादा बिगड़ गई जब शोभित ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो नैना ने उसे बहुत मना किया, मगर फिर बाद में ना जाने क्या सोचकर उसने सगाई कर ली। शोभित बहुत खुश था। उसने तो शादी की डेट भी 8 दिन बाद की निकाली, मगर नैना इन सबसे परेशान हो गई थी। उसने एक दिन शोभित को अपने घर बुलाया। उस दिन शोभित के साथ मैं भी गया था। फ्लैशबैक, शोभित, क्या हुआ नैना, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? इस पर नैना बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शोभित, हाँ कहो। नैना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शोभित उसे शॉक्ड होकर देख रहा था। वो बोला, शादी नहीं कर सकती, मगर क्यों? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है? नैना ने चिढ़ते हुए कहा, क्या प्यार लगा रखा है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझे? मैं तो बस इसलिए तुम्हारे करीब आई थी ताकि तुम्हारे जरिए मृत्युंजय के करीब जा सकूं, मगर तुम एक नंबर की यूजलेस निकले। अगर पहले मुझे पता होता कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला तो मैं तुम्हारे करीब आना तो दूर तुम्हारे साथ खड़ी भी नहीं होती। शोभित ये सब सुनकर सदमे में खड़ा था। वो बोला, नैना तुम ये मजाक कर रही हो ना, देखो जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हम अभी नहीं तो बाद में शादी कर लेंगे, मगर प्लीज ये मजाक करने बंद करो। इस पर नैना ने गुस्से में कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तभी वहाँ पुलिस आ गई। उन्हें देखकर नैना ने कहा, सही टाइम पर आए हैं आप लोग। ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है, इसने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश भी की। इंस्पेक्टर ने शोभित को पकड़ा और उसके थप्पड़ गाल पर लगाते हुए कहा, लड़की को परेशान करते हो, शर्म नहीं आती?
शोभित को जैसे इंस्पेक्टर की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, वो एकटक नैना को देख रहा था जो उसकी हालत पर स्माइल कर रही थी। जिस लड़की को उसने गलत तरह से छूना तो दूर देखा तक नहीं, वो आज इस पर इतने घटिया इल्जाम लगा रही थी। शोभित को पुलिस के बीच घिरा देख विवान भागकर आया और बोला, ये क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे भाई के साथ। इस पर इंस्पेक्टर बोला, आपके भाई इन मैडम को छेड़ रहे हैं, इन्होंने शिकायत की है हमारे पास। विवान ने इंस्पेक्टर की बात सुनकर हैरानी से नैना को देखा और कहा, व्हाट नैना, क्या है ये सब, ये तुम्हारा मंगेतर है। इस पर नैना बोली, मंगेतर था है नहीं, मैंने ये शादी तोड़ दी। अब अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भाई जेल में सड़े तो इसे लेकर जाओ यहाँ से। विवान ने गुस्से से नैना को देखा और कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया नैना। और इतना कहकर वो शोभित को लेकर वहाँ से चला गया। फ्लैशबैक एंड विवान। उस दिन के बाद शोभित बहुत बदल गया, उसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। हमें लगा कि शायद वक्त के साथ सब भूल जाएगा, पर फिर कुछ देर रुककर विवान ने कहा, 2 दिन बाद हमें पता चला कि शोभित ने सुसाइड कर लिया। कुछ पल खामोशी के बाद विवान ने सामने देखते हुए कहा, ब्रिज के पास पानी में उसकी बॉडी मिली थी। उस दिन के बाद से छोटी मॉम को मिडिल क्लास और गरीब लोगों के नाम से नफरत होने लगी, क्योंकि हमने उन्हें नैना की सच्चाई नहीं बताई थी कि वो आशुतोष देवान की बहन है। उन्हें आज तक यही लगता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। तुम्हें भी पसंद न करने के पीछे उनका यही रीजन था, वो शोभित को तरह किसी और को खोना नहीं चाहती थी। मही खामोश थी, वो शालिनी जी के बिहेवियर के पीछे का रीजन जान चुकी थी, लेकिन तभी उसे एक नाम याद आया। वो विवान से बोली, आशुतोष देवान, ये तो दीपक के भाई है। इस पर विवान ने हाँ में सिर हिला दिया तो मही ने कहा, क्या ईशा ये सब जानती है। इस पर विवान ने कहा, हाँ उसे सब पता है, ये भी कि नैना किसकी बहन है। मही आगे कोई सवाल करती इससे पहले वहाँ अक्षय आ गया और बोला, विवान भाई, भाभी आपको बड़ी मॉम बुला रही है। इस पर विवान ने कहा, उनसे कहो हम आ रहे हैं। अक्षय चला गया। तभी विवान ने मही से कहा, मही तुम इस बारे में मृत्युंजय से कोई सवाल मत करना, उसे इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो तुम पर गुस्सा करे। मही ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है मैं नहीं कहूँगी कुछ। वो दोनों वापस निर्मल जी के पास आ गए। विवान तो मंदिर से ही अपनी फर्म के लिए चला गया और बाकी सब रोज कैसल वापस आ गए। मही किचन में थी और कुकिंग कर रही थी। जब भी ज्यादा स्ट्रेस में होती थी तो अक्सर कुकिंग ही करती थी। आज भी मही कुछ ऐसा ही कर रही थी, मगर फिर भी उसका ध्यान काम पर ना होकर विवान की बातों पर था और इसलिए उसका हाथ गर्म बर्तन से जाकर लग गया। मही जैसे होश में आए, उसने एक सिसकी के साथ अपनी उंगली मुंह में रख लिया। किचन के अंदर आ रही शालिनी जी ने भी ये देखा। वो तेजी से चलते हुए मही के पास आए और उसकी उंगली को देखते हुए बोली, क्या करती हो मही, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, इधर आओ। वो उसे टैप के पास ले गई, उसकी उंगली को पानी में डाला, फिर उस पर ट्यूब लगाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो, भूल गई मृत्युंजय ने तुम्हें किचन में आने से मना किया है। इस पर मही बोली, ऐसा नहीं है चाची, वो मैं बस ये कुकीज बना रही थी। शालिनी जी ने न में सिर हिला दिया और कहा, जब तक ये चोट ठीक न हो जाए तब तक किचन में मत आना। शालिनी जी की बात खत्म हुई तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आने लगी, मॉम, बड़ी मॉम, भाभी देखो मैं आ गया। शालिनी जी और मही ये आवाज सुनकर समझ गए कि आदि आया है। शालिनी जी इसे बाहर आने का कहकर खुद बाहर आ गई। हॉल में आदि निर्मल जी के गोद में सिर रखकर सोफे पर लेटा उनसे कुछ कह रहा था। बड़ी मॉम, मैंने आपकी गोद को बहुत मिस किया और मॉम की डांट को भी। वैसे मेरी हिटलर मॉम कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो है कहा। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, तुम्हारे पीछे हूँ बेटा। एपिसोड 20, मृत्युंजय का गुस्सा, एडिक्टेड नजरे। रोज कैसल। शालिनी जी आदि को डांटती उससे पहले ही आदि भाभी कहते हुए मही के पास चला गया, जो अभी किचन से बाहर ही आ रही थी। वो मही के गले लगकर बोला, आई मिस यू सो मच भाभी। मही आदि के अचानक गले लगने की वजह से लड़खड़ा गई, मगर फिर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और कहा, हम सबने भी तुम्हें बहुत मिस किया आदि। आदि की नजर मही के हाथ में पकड़ी प्लेट पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उस प्लेट को लेकर बोला, ये आपने बनाया है भाभी। मही ने मुस्कुराते हाँ में सिर हिला दिया तो आदि उनमें रखे कुकीज को खाने लगा और वापस सोफे पर बैठते हुए बोला, आपको पता है भाभी, वहाँ पर सबसे ज्यादा मैंने आपके खाने को मिस किया। मुझे तो वहाँ किसी भी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगा और मैं बेचारा भूखा ही रह जाता था। तभी किसी ने इसके हाथ से प्लेट छीन ली। आदि ने गुस्से से उसे देखा और कहा, अक्षय मुझे दे, ये मेरे है। इस पर अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, तेरे नहीं मेरे हैं, मैंने ही भाभी से कहा था कि वो मेरे लिए अपने हाथों से ये कुकीज बनाए। इस पर आदि बोला, हाँ तो क्या हुआ, इतने सारे तो है, थोड़े मुझे भी दे दे। इस पर अक्षय ने साफ मना कर दिया तो आदि ने बड़ी मासूमियत से मही को देखकर कहा, भाभी
तो मही ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाए हैं, रॉबिन भैया लेकर आते होंगे। आदि तो बस ये सुनकर खुश हो गया, उसे मही के हाथ के कुकीज बहुत पसंद थे। अक्षय का ध्यान तो अपने खाने पर था, लेकिन मैसेज की आवाज सुनकर वो अपना फोन देखने लगा। उस पर मैसेज देखकर वो सोफे से उठकर बोला, भाभी अब हम चले। इस पर मही को कुछ याद आया और वो बोली, हाँ चलते हैं। तभी उसने निर्मल और शालिनी जी को देखते हुए कहा, माँ चाची हम आते हैं। उन दोनों ने भी अपना सिर हिला दिया। वही आदि को कुछ समझ नहीं आया, वो बोला, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? इस पर अक्षय बोला, हम मॉल जा रहे हैं। तो आदि बोला, ओके चलो मैं भी रेडी हूँ। अक्षय ने कहा, तू क्यों रेडी हो रहा है, तुझे कौन लेकर जाएगा? इस पर आदि उसके गले लगते हुए बोला, मेरा भाई। आदि की इस हरकत पर निर्मल, शालिनी और मही के साथ अक्षय को भी हंसी आ गई। OCF कॉर्पोरेशन। मुंबई में OCF सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, बल्कि उसकी तरह वहाँ कई और बिल्डिंग भी थी जहाँ अलग अलग काम होते थे। वो सभी मैन बिल्डिंग से छोटी थी। मैन बिल्डिंग में ज्यादातर 40 से ऊपर के ही लोग काम करते थे, क्योंकि वो सभी एक्सपीरियंस्ड होते थे। कोई भी फ्रेशर सीधा मैन बिल्डिंग में काम नहीं कर सकता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसके एलिजिबल होना पड़ता था, जो किसी फ्रेशर के लिए नामुमकिन था। यहाँ तक आते आते लोगों की उम्र 30-40 हो ही जाया करती थी, और उसके बाद जब मृत्युंजय जिन्हें सेलेक्ट करता था उन सभी का इंटरव्यू होता था और फिर मेन बिल्डिंग में उन्हें उनकी पोस्ट दी जाती थी। इन्हीं वजह से OCF का दुनिया में अपना एक अलग मुकाम था, एक नई जगह थी जिसके ख्वाब हर कोई देखता था। OCF में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि कोई फौना भी काम करते थे। मृत्युंजय आज A2 बिल्डिंग में आया हुआ था। ये भी मैन बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा थी, जहाँ पर कई सारे इंजीनियर मृत्युंजय के इशारे पर काम किया करते थे। A2 बाकी की बिल्डिंग से बहुत अलग थी। यहाँ मिसाइल, स्पेसक्राफ्ट, प्लेन, फाइटर प्लेन और उनसे जुड़ा रॉ मटेरियल रखा हुआ था। यहाँ पर काम करने वाले लोग की उम्र भी 40 साल से ऊपर ही थी। मृत्युंजय अभी वहाँ आया हुआ था जहाँ बहुत सारे इंजीनियर मिलकर एक फाइटर प्लेन बना रहे थे। मृत्युंजय के पीछे डेविड और रॉकी भी थे। रॉकी मृत्युंजय के साथ काफी टाइम से था, जब से मृत्युंजय ने OCF को नया शुरू किया था। डेविड और रॉकी दोनों ने ग्रे सूट के साथ व्हाइट शर्ट और ग्रे टाई पहन रखी थी, जो वहाँ पर हर एक का ड्रेस कोड था। वही मृत्युंजय ने डार्क महरून कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक पेंट पहनी थी। उसकी शर्ट पर एक साइड गोल्ड एम्ब्रॉयडरी थी। मृत्युंजय सिर्फ शर्ट पैंट में भी कमाल का लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले हुए थे। जब वो वहाँ आया तो सारे इंजीनियर एक साइड हट चुके थे। मृत्युंजय खुद आगे बढ़कर वहां आया और इस प्लेन को चेक करने लगा। इसे बनाने में लगभग 1 साल का टाइम लगा था, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स बेहद अलग थे। इसमें कुछ चेंजेस थे जो कि खुद मृत्युंजय ने ही कराए थे। सारे इंजीनियर हाथ बांधे खड़े भगवान से भीख मांग रहे थे कि बस मृत्युंजय के मुंह से इस बार हाँ ही निकले। उन सभी के लिए मृत्युंजय को अपने काम से सेटिस्फाइड करना हमेशा ही चैलेंजिंग रहा था। मृत्युंजय उसे अच्छे से चेक करके दूर हुआ, फिर वहां पड़ी एक लोहे की रोड को उठाकर एक जोरदार वार उस प्लेन के आगे के हिस्से पर किया। पूरा हॉल एक तेज की आवाज के साथ गूंज उठा। वाकई मृत्युंजय ने इतनी तेज रॉड मारी थी कि उस प्लेन के आगे का हिस्सा बुरी तरह खराब हो गया। रॉकी, डेविड और सारे इंजीनियर डर से हिल भी न सके। मृत्युंजय तब तक नहीं रुका जब तक वो प्लेन पूरी तरह से उजड़ न गया। वहां मौजूद सभी लोग मृत्युंजय का गुस्सा समझ रहे थे, क्योंकि पहली बात तो वो उसके अकॉर्डिंग बना नहीं था, और दूसरी बात कि 6 महीने लगने वाली चीज में वो पूरा 1 साल ले चुके थे। मृत्युंजय ने इस रोड को दूसरी तरफ फेंका, फिर अपने माथे पर बिखरे बालों में उंगलियां घुमाकर पीछे किया। उसकी आंखें में गुस्सा था और जबड़े कसे हुए थे। वो अपने कदमों के नीचे गिरे पार्टिकल्स को कुचल रहा था, और ये देखकर वहाँ हर किसी की सांसें रुकी हुई थी। उसने उन सभी इंजीनियर पर अपनी सर्द नजरें डालते हुए कहा, सिर्फ 6 महीने हैं तुम लोगों के पास, मुझे ये फाइटर प्लेन वैसा चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। मृत्युंजय की बात सुनकर उन सभी इंजीनियर की आंखें बड़ी हो गई। इसे 6 महीने में पूरा करने का मतलब था अपनी रातें खराब करना। जिसमें में वो पहले 12 घंटे देते थे, उसमें अब 24 घंटे लगना पड़ेगा। और उससे बड़ी मुसीबत थी मृत्युंजय को सेटिस्फाइड करना। मृत्युंजय तो कहकर वहाँ से चला गया निकल। इधर मही, अक्षय और आदि तीनों मॉल के लिए निकल चुके थे। बीच रास्ते में उन्होंने शुभ को भी पिक कर लिया। आज उन लोगों के साथ कोई गार्ड नहीं था, और वैसे भी आदि और अक्षय के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो कभी मीडिया में आए नहीं थे, और मही का चेहरा भी मृत्युंजय ने अभी रिवील नहीं किया था। इसलिए अक्षय बिना किसी टेंशन के ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में वो लोग मॉल पहुंच चुके थे। कार से बाहर आकर मही ने अक्षय से कहा, तुम्हारी दोस्त अभी तक नहीं आई? इस पर अक्षय ने कहा, आती होगी भाभी। तभी वहां एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। उसे देखकर अक्षय एक मुस्कुराहट के साथ बोला, लो आ गई। उस स्पोर्ट्स कार में से एक लड़की बाहर आई। उसने जीन्स टॉप पहना हुआ था और वो चाबी घुमाते हुए इधर उधर देख रही थी। अक्षय ने उसे हाथ हिलाया तो वो लड़की उसकी तरफ बढ़ गई। अक्षय उसके गले लगते हुए बोला, कितनी देर कर दी, कब से खड़े हैं हम लोग यहाँ?
तभी बीच में आदि बोला, हाँ नेहुल, पूरे 2 मिनट से खड़े हैं हम यहाँ। उद्धरण चिन्ह। नेहुल आदि की बात सुनकर अक्षय को घूरते हुए बोली, अच्छा 2 मिनट में मैंने देर कर दी, और जो तू मेरे बुलाने पर आधे आधे घंटे बाद पहुँचता था उसका क्या? इस पर अक्षय ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, अब छोड़ना, ये देख मैं आज किसे अपने साथ लेकर आया हूँ, अपनी भाभी को। इस पर नेहुल की आंखों में चमक आ गई। वो उससे बोली, क्या सच में कहा है? तभी उसकी नजर एक मही पर पड़ी जो उन दोनों को बातों पर मुस्कुरा रही थी। नेहुल उसके पास आए और बोली, आप ही है न मृत्युंजय भाई को बीबी? इस पर मही ने हाथ सिर हिला दिया तो नेहुल खुशी से चीखते हुए बोली, OMG, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे सामने से मिल रही हूँ। मही को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी आदि नेहुल बोला, नेहुल तुम क्यों मेरी भाभी को डरा रही हो? इस पर नेहुल ने मही से कहा, आई एम सॉरी भाभी, बस मैं आपको देखकर एक्साइटेड हो गई थी। आफ्टर ऑल मैं वो पहली इंसान हूँ जो इस वर्ल्ड के इतने पावरफुल शख्स की वाइफ से फेस टू फेस मिल रही हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इस पर अक्षय उसके सिर पर हाथ मारते हुए बोला, तो अब कर ले। तभी मही ने कहा, अब शॉपिंग के लिए चले। सब मही की बात पर हाँ हाँ बोलकर जाने लगे। तभी नेहुल ने शुभ को देखते हुए कहा, ये कौन है? इस पर मही बोली, मेरा भाई है शुभ। नेहुल मुस्कुराकर बोली, ओ हाय शुभ। शुभ ने मुस्कुराकर हाथ मिला लिया। नेहुल उसके गाल खींचते हुए बोली, तुम कितने क्यूट हो, भाभी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है क्यूट और इतनी खूबसूरत। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों अंदर चले गए। अक्षय और नेहुल को अपनी पार्टी के थीम के अकॉर्डिंग ड्रेस लेनी थी, इसलिए ही वो सब शॉपिंग पर आए थे। अक्षय और नेहुल दोनों ही मही से अपने अपने कपड़े पसंद करा रहे थे और साथ में लड़ भी रहे थे। आदि और शुभ अपनी अलग शॉपिंग कर रहे थे। नेहुल ने उन दोनों को भी पार्टी में इनवाइट किया। पहले तो उन दोनों ने मना किया, मगर मही के कहने पर दोनों मान गए। शुभ की अक्षय और आदि को साथ अच्छी जमने लगी थी। आदि तो शुभ की क्लास का था, मगर वो दोनों आज मिल पहली बार रहे थे, क्योंकि शुभ क्लास के अलावा कहीं जाता नहीं था और आदि क्लास के सिवाय हर जगह जाता था। शॉपिंग खत्म होने के बाद नेहुल सबको बाय कहकर चली गई। मही और बाकी लोग भी जाने को थे। वो सबसे पहले शांति कुंज गए शुभ को छोड़ने, मगर दादी ने कुछ देर उन तीनों को भी रोक लिया। फिर शाम के वक्त वो तीनों रोज कैसल के लिए निकले, मगर बीच रास्ते में ही कार बंद पड़ गई। मही और आदि एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो गाड़ी के बंद होने पर शांत हो गए। मही ने अक्षय से कहा, अक्षय क्या हुआ? अक्षय ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, शायद कुछ खराबी हो गई है भाभी, मैं देख कर आता हूँ। अक्षय कार से बाहर आकर कार देखने लगा। उसके साथ आदि और मही भी बाहर आ गए। आदि उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अक्षय, ये हमें घर तो पहुंचा देगी ना? इस पर अक्षय ने कार का बोनट बंद करते हुए कहा, घर तो छोड़ो, अब ये कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो मही ने कहा, फिर हम कैसे जाएंगे, 10 तो बज गए। इस पर अक्षय ने कहा, डोंट वरी भाभी, मैं अभी दूसरी कार मंगा लेता हुआ। अक्षय दूसरी तरफ बात करने चला गया और आदि ने कार से आइसक्रीम निकालकर मही को दे दी। बाद में अक्षय ने उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। रात के 10 बजे वो तीनों सड़क पर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी उसी सड़क से कई सारी लिमिटेड एडिशन की कार वहां से गुजरने लगी। मही, आदि, अक्षय तीनों का ध्यान इन कार पर चला गया। आदि और अक्षय उन कार को पहचान गए, मगर मही नहीं। हाँ, मगर वो शॉक जरूर थी, क्योंकि वहाँ लगभग 16-17 कार का काफिला था। वो सारी कार उन दोनों के सामने जाकर रुक गई तो अक्षय उस तरफ चला गया। अक्षय को जाता देख मही आदि से बोली, ये अक्षय कहाँ जा रहा है, क्या वो इन्हें जानता है? मही की बात सुनकर आदि ने कहा, भाभी वो मृत्युंजय भाई है। पहले तो उसकी बात पर मही को हैरानी हुई, फिर बोली, आने जाने के लिए एक कार काफी है, फिर इतनी सारी कार किस लिए? इस पर आदि बोला, भाभी उन कार में भाई के गार्ड है। मही, ओ उन्हें सेफ रखने के लिए। इस पर आदि एक लंबी सी मुस्कुराहट से बोला, नहीं भाभी, वो तो भाई के काम खत्म करने के बाद उन्हें ठिकाने लगाने के लिए है। अब कितने लोग आ जाए क्या पता, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा गार्ड रखने पड़ते हैं। मही उसकी बात सुनकर उसे अजीब तरह से देखने लगी, क्योंकि उसे आदि को कोई बात समझ नहीं आई। अक्षय जो उनकी तरफ आ रहा था, उसने भी आदि को बात सुन ली। उसे पता था कि आदि लाशों की बात कर रहा था। वो सिर हिलाकर उसके पास आया और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, भाभी भाई आपका वेट कर रहे हैं उस कार में। अक्षय की बात सुन मही ने कहा, सिर्फ मैं और आप दोनों। इस पर अक्षय बोला, हम भी आपके पीछे ही आ रहे हैं, आप जाए। मही सिर हिलाते हुए चली गई। एक गार्ड ने पीछे का डोर खोल दिया। मही चुपचाप जाकर बैठ गई। मृत्युंजय उसे ही देख रहा था। उसकी एडिक्टेड नजरें मही के रोंगटे खड़े कर रही थी। मही को समझ नहीं आया कि वो उसे घूर क्यों रहा है।
मही डोर से चिपक कर बैठी थी। मृत्युंजय ने एक गहरी सांस ली, फिर मही का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। मही का सिर उसके सीने पर जाकर लगा, वो उससे दूर होने लगी तो मृत्युंजय ने इसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर जाने से रोक दिया। मही को जब लगा कि वो उससे दूर नहीं जा सकती, तब उसने अपना चेहरा उठाकर मृत्युंजय को देखा। मृत्युंजय ने अपनी धीमी आवाज में कहा, कहाँ गई थी तुम? इस पर मही ने कहा, वो मैं अक्षय के साथ मॉल गई थी। इस पर मृत्युंजय ने कहा, और मुझे कब बताने वाली थी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर मही ने धीरे से कहा, कभी नहीं। मही कहा तो धीरे से था, लेकिन मृत्युंजय ने उसकी बात साफ साफ सुनी थी। उसने अपनी एक आईब्रो उठाकर मही को देखा, फिर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता बीबी कि तुम बहुत डेयरिंग होती जा रही है? इस बीच उसके हाथ मही के कमर पर बराबर से चल रहे थे, लेकिन मही भी ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अक्सर ही ऐसा ही करता था, इसलिए उसे अब मृत्युंजय की इस टच की आदत हो चुकी थी। मही ने हड़बड़ा कर बोली, मैं तो बचपन से ऐसी हूँ, अब आपको लगता है तो मैं क्या करूँ? तो मृत्युंजय उसके होठों को देखते हुए बोला, बहुत बोलती हो तुम। तभी मही ने अपनी जीभ को होठों पर फिराया। हालांकि उसने ये अनजाने में किया था, मगर मृत्युंजय के अरमान तो जाग उठे थे। उसने आगे बढ़कर एक पल में उसके होठों को बंद कर दिया। आगे क्या हुआ इस कहानी में जाने के लिए सुनते रहिए जुनून-ए-इश्क, अ मैड लव। कहानी बस पर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट